जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके रिवीजन में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 55 क्लासें हैं वो लगा ली है, यानी 55 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 15 सितंबर 2022 को जो दूसरी पारी में पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी दोस्तों को पता लगे भी रेलवे ग्रुप डी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है इस प्रकार से। इसमें पूछा गया है भी एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव होगी, तो वो परस्पर क्या होती है, धारा की दिशा के लंबवत होती है। भी आपने फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आपने देखा होगा, उसमें पढ़ा होगा भी ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के कहें तो लंबवत होते हैं। यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक कोई चालक है इस प्रकार से और इसमें धारा है वो इस प्रकार से बह रही है इसमें, तो इसका जो एक प्रकार से आपका अगर मैं बात करूं चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस दिशा में होगा, तो सदैव उसके लंबवत होगा, इस प्रकार से लगेगा। भी इसकी चुंबकीय क्षेत्र है वो किस दिशा में होगा, इसके लंबवत होगा। तो एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव और सदैव कैसी होती है, तो धारा की दिशा के लंबवत होती है। और ज़्यादा समझने के लिए आप फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आप डिनोट कर सकते हैं। भी उसमें वो धारा है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, और दाएं हाथ का नियम है उसमें भी क्या है, लंबवत है भी। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, और यहाँ पे देखो भी अगर इसमें देखिएगा इसके अंदर है वो परस्पर प्रतिच्छेदित करती हुई होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र कभी भी प्रतिच्छेदित रेखा नहीं होती भी, ठीक है ना। और धारा की दिशा के समांतर, धारा की दिशा के समांतर भी नहीं हो सकती, समांतर होगी तो वहां पे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम भी नहीं लगेगा। और चालक की दिशा के समांतर, और चालक की दिशा के समांतर भी नहीं हो सकती। धारा के समांतर तो ये हो गया भी धारा इधर बह रही है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी इधर हो जाएगा, और समांतर इस प्रकार से हो जाएगा भी इस प्रकार से, ये कोई चालक है, तार है, और इसके समांतर इस प्रकार से, तो इस प्रकार से भी नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 2 नंबर क्वेश्चन में बोला भी आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है, तो वो है वाणिज्य बैंकों की जमा राशि को, वाणिज्य बैंकों की जमा राशि का वह न्यूनतम अंश, यानी वह कम से कम अंश जिसे वाणिज्य बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास में रखा जाता है, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। उसे हम आरक्षित नकदी निधि अनुपात बोला जाता है। यानी वह जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक की जमा राशि का वह न्यूनतम अंश होता है जिसे क्या है, कॉमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास में इसे रखते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसको सोल्व करते हैं। भी यहाँ पे सोल्व करेंगे तो इसमें देखिएगा का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है आपको। तो इसके अंदर पहले इसका भाग लगाएंगे, तो भाग लगाएंगे तो देखो भी 0.413 और इसमें 0.00413 इसका भाग लगाना है। तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा मैं, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर पॉइंट देखो भी ऊपर 3 के बाद में पॉइंट है और यहाँ पे 5 के बाद में दशमलव है, तो ऊपर क्या लग जाएगा, दो शून्य और लग जाएगी। अब इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में 100 आ जाएगा। भाई इसका मान कितना आ गया, इसके मान 100 आ गया। अब यहाँ पे 74.25 है और उसमें आपको माइनस के ये हैं और माइनस के ये हैं, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। भी दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इस दोनों को ऐड कर दो, 5 और 2 7 और 7 और 2 9 और 4 और 5 9 और ये हो जाएगा 9, यानी 99.97 आ जाएगा, 99.97 आ जाएगा। भी ठीक है, 7 और 2 9, ये 25 27 है। भी ये 27 है और ये आपका 72 है, तो ये 27 है। भी 27 क्या कर रहा है, 27 है, 7 और 2 9, तो ये 99.99 हो जाएगा। अब 100 में से 99.99 जाएगा तो 0.1 ही बचेगा। भाई 0.1 ही बचेगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, समानुपात में क्वेश्चन दे रखा है, तो अंदर अंदर वालों का गुणा इस प्रकार से कर दो, ये 5 15 और यहाँ पे समानुपात आ जाएगा 20 और ये अनुपात y है। ठीक है,
अब देखो भी अंदर अंदर वालों का गुणा करवा दो, बार बार वालों का गुणा करवा दो, तो ये आ जाएगा आपके पास में 5y बराबर में क्या आ जाएगा 15 × 20 आ जाएगा। y का मान ज्ञात करना है तो यहाँ से ये 5 है वो नीचे आ जाएगा, 5 × 5 5 3 15 और b 3 60, तो y का मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया है भी 8 दोस्त है ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के मध्य में बैठे हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसको सेट करो भी आप। तो यहाँ पे 4 तो इसके मिडल में आ जाएंगे भी और 4 ही कोनों पे आ जाएंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो भी B है वो H के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, B है वो H के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो H के दाईं ओर बैठा है तो H यहाँ पे आ गया और B फिर क्या B है वो यहाँ पे आ जाएगा, B H के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो ये जो किसके लिए आया है, जो हमेशा पास वाले के लिए आता है, तो E के पास वाला कौन है, ये H है। या फिर ये बोलूं भी जो है वो जो जिसके लिए वो किसके लिए आते हैं तो वो हमेशा दूसरे के लिए आता है। तो यहाँ पे दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे दूसरा H है, तो H के लिए जो आया जो E के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो E के दाईं ओर ठीक बगल में है तो E यहाँ पे आ जाएगा अभी। अब यहाँ पे देखो भी C और D A के ठीक बगल में है, एक बार इसको होल्ड पे रखिएगा। C और F G के बगल में है और एक बार इसको भी होल्ड पे रखो। अब यहाँ पे देखो भी E है ना वो F और H के ठीक बगल में है, E है ना वो F और H के ठीक बगल में है, तो F यहाँ पे आ जाएगा अभी। F और H के ठीक बगल में E आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस यहाँ पे आ जाओ। अब इसके अंदर यहाँ पे देखो भी C और F G के ठीक बगल में है, तो G को यहाँ पे रख दो और C यहाँ पे आ जाएगा। अब वापस इस पे आओ, C और D A के ठीक बगल में है, C और D है वो A के ठीक बगल में, तो A यहाँ पे आ जाएगा और D यहाँ पे आ जाएगा अभी। अब देखिएगा यहाँ पे इसने क्या बोला, C है वो C D F और H मेज के कोनों पर बैठे हैं भी। C है, F है, H है और D है, ये क्या है मेज के कोनों पर बैठे हैं और हमने यहाँ पे सेट कर रखा है भी मिडल में। तो एक है इसका डायग्राम और बना लो और इसको थोड़ा सा सेट करना है, अपने को थोड़ा सा ही सेट करना है इस प्रकार से, ठीक है। एक एक क्या करना है, सीट चेंज करनी है। कोने पे है तो H को यहाँ पे लेके आ जाओ आप, ठीक है। एक एक मैं क्या कर देता हूँ इसको बाईं ओर सेट कर देता हूँ इसको। तो H यहाँ पे आ गया तो E यहाँ पे आ जाएगा और F यहाँ पे आ जाएगा, G यहाँ पे आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ पे आ जाएगा और B है वो यहाँ पे D यहाँ पे आ जाएगा और B कहाँ पे आ जाएगा, B आ जाएगा आपका B आ जाएगा यहाँ पे, B आ जाएगा अभी, ठीक है। अब देखो भी इसने क्या बोला है, C D F और H मेज के कोनों पे बैठे हैं, तो मेज के कोने पे ये D है, ठीक है, ये D है। अब देखो आगे पूछा क्या है, तो E के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो E ये रहा और बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, F। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे भी आपका ये क्वेश्चन हो जाता है, E के बाईं ओर कौन है, तो E के बाईं ओर F है भी, यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाता। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखो भी। 7 नंबर क्वेश्चन में यदि दूसरी सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक को, दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, पहली 158 है, दूसरी 182 हो जाएगी और दूसरी 182 है, इसका तीसरा अंक कौन सा हो जाएगा, इसका तीसरा अंक है वो हो जाएगा 2। दूसरी सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक को सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है, 518 है और इसमें से पहला अंक कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जोड़ दिया जाए तो परिणाम 7 हो जाएगा, 5 और 2 7 होते हैं भी, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अवध बिंदु F से शुरू करता है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर जाता है, तो पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर ये लो चला दिया और वह क्या करता है, वहां से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो ये लो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चल गया। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लो दाएं मोड़ दिया और 5 किलोमीटर। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो ये लो 2 किलोमीटर चला दिया और बिंदु D पर रुक जाता है, और बिंदु D पर रुक जाता है, तो ये लो यहाँ पे D है। और F से शुरू किया था इसने, यहाँ पे ये F है भी, इसके सीध में है F यहाँ पे। अब इसने क्या बोला है, D से बिंदु F तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूरी, D से F की ओर पहुंचेगा तो उसे दक्षिण की ओर चलना पड़ेगा। 2 किलोमीटर ये है और 5 ये 7, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी जलीय जीवों की श्वसन दर, स्थलीय जीवों यानी जो
जमीन पर रहते हैं या फिर स्थल के ऊपर रहते हैं, उन जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है। ऐसा क्यों भी? क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण, जल में ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होने के कारण है वो जलीय जीवों की जो श्वसन दर है वो तीव्र गति से होती है। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि वो क्या है, पूर्णतः सांस ले नहीं पाते भी, पूर्णतः ऑक्सीजन है वो ग्रहण कर नहीं पाते, जिसके कारण उसकी श्वसन दर है वो क्या होती है, तीव्र होती है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 10 नंबर क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है, उसे अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और इस वस्तु का 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो अवतल लेंस है, अवतल लेंस के अंदर 2 ही कंडीशन होती है और दोनों के अंदर ही कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास में फोकस दूरी नहीं दे रखी, फोकस दूरी आपके पास में नहीं दे रखी, आपके पास में वस्तु की ऊंचाई दे रखी है और प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी है और यहाँ पे वस्तु को 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया ये बताया गया है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो आप यहाँ पे लेंस वो आवर्धन फॉर्मूला लगा दो। आवर्धन फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश अपॉन में एच होता है। एच डैश का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच यहाँ पे क्या हो गया, वस्तु की ऊंचाई, और बराबर होता है v माइनस में u। v यहाँ पे क्या है, वस्तु की दूरी, और v यहाँ पे है प्रतिबिंब की दूरी और u यहाँ पे है वस्तु की दूरी। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है v ज्ञात करोगे तो u है वो यहाँ पे क्या है, गुणा भाग में है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा इस प्रकार से, v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा h डैश इंटू u अपॉन में हो जाएगा h। ठीक है, अब h यहाँ पे क्या है, h यहाँ पे होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है तो 8 हो जाएगा। और u यहाँ पे क्या है, u यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 15 सेंटीमीटर। और ये वस्तु को रखा गया है दर्पण के किस ओर, दर्पण के बाईं ओर वस्तु को रखा गया है, क्योंकि अवतल लेंस के सामने रखा गया है। अवतल लेंस के सामने रखा गया तो दूरी क्या रहेंगे, माइनस में लेंगे। कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था भी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में वस्तु की ऊंचाई, अपॉन में वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई कितनी है, वस्तु की ऊंचाई 12 है तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब देखो भी यहाँ पे 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 से तो नहीं कटेगा, 4 से काट दो, 4 दुए 8 और 4 तिये 12, 3 एकम 3 और 3 पांजे 10 और माइनस के 5। तो यहाँ पे आपके पास में v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा आपके पास में 5 दुए 10, तो यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा, अभी माइनस का 10 आ जाएगा। माइनस का 10 का मतलब क्या है, माइनस का 10 का मतलब ये हो गया, अभी माइनस में दूरी आई है तो इसका मतलब क्या है, जो आपका प्रतिबिंब बना है वो जो आपका लेंस है उसके बाईं ओर बना है, उसके क्या है, बाईं ओर बना है। बाईं ओर क्या है, आपका v का मान माइनस के अंदर आया है, तो इसका मतलब आपका जो प्रतिबिंब बना है वो क्या है, जो लेंस है लेंस के बाईं ओर बना है, तभी क्या है, आभासी बना है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 11 नंबर क्वेश्चन। अब 11 नंबर क्वेश्चन में आपको निकटतम मान ज्ञात करना है भी। निकटतम मान आप ज्ञात खुद कर सकते हैं भी, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करवा दो और उसके बाद में जोड़ दो और उसके बाद में माइनस कर दो भी, निकटतम मान आपके पास में आ जाएगा 162 के करीबन आ जाएगा। आगे देखो भी, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बेस्ट उदाहरण है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 14 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया है भी 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में कर सकती है। या तो आप 3 पुरुष को लगा दो तो 15 दिन में हो जाएगा, या फिर आप 4 महिलाओं को लगा दो तो भी काम है वो 15 दिन में हो जाएगा। 3 पुरुष 9 दिन कार्य करने के बाद में कार्य छोड़कर चले जाते हैं। अब शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। अब क्या है, क्वेश्चन आंसर पूछा है वो आपको महिलाओं में पूछा है, तो इस पूरे क्वेश्चन को आप महिला में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे वो देखो, 3 पुरुष है 3 मैन बराबर है किसके, 4 वो मैन के। यहाँ पे दे रखा है 3 पुरुष या फिर 4 महिलाएं, तो एक मैन है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये एक मैन है वो 4/3 वो मैन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कन्वर्ट। अब यहाँ पे क्या लोगे आप, इसके अंदर 4 महिलाएं लोगे, क्योंकि आपको क्या है महिला के अंदर आंसर निकालना है, तो 4 महिला लो यहाँ पे।
4 महिला है वो किसी कार्य को 15 दिन में कर सकती है, तो टोटल कार्य मैंने मान लिया एक महिला एक दिन के अंदर एक दिन के अंदर एक ही कार्य करती है, ये मैंने माना है, ठीक है। तो 4 महिलाएं 15 दिन के अंदर कितना कार्य कर देगी, 60 कार्य कर देगी। टोटल कार्य कितना है, 60 है भी। एक कार्य किसी कार्य को 15 दिन में करती है, तो मैंने मान लिया एक महिला एक दिन के अंदर एक ही कार्य करती है, तो 15 दिन के अंदर 4 महिलाएं हैं वो 60 कार्य कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 पुरुष है, अब 3 पुरुष को आप महिला में कन्वर्ट करो। आपको पता है भी एक मैल यानी एक मैन के बराबर 4/3 महिलाएं हैं, तो 3 के बराबर क्या हो जाएगा, तो 4/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 4 महिलाओं के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे 3 पुरुष है वो 4 महिलाओं के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाल लिया, यानी एक मैन है वो 4/3 वुमेन के बराबर था। तो अब यहाँ पे आप महिला के अंदर ही लोगे ये, तो 4 महिलाएं, या फिर 3 पुरुष कर दो या फिर 4 महिलाएं कर दो। 4 महिलाएं 9 दिन कार्य करने के बाद में कार्य छोड़ देती है, तो 9 दिन अगर 4 महिलाएं कार्य करेगी, एक दिन के अंदर एक महिला एक कार्य करती है, तो 9 दिन के अंदर है वो 36 कार्य कर देगी। अब 60 में से 36 निकाल दो, शेष कार्य कितना बचा, तो शेष कार्य आपके पास में बचेगा 24। अब देखो भी, अब इसने क्या बोला है, तो शेष कार्य 12 दिन में पूरा करना है, तो 24 कार्य बचे हैं। इस 24 कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, तो 12 से डिवाइड कर दो तो 2, तो यहाँ पे 2 महिलाओं की आवश्यकता हो जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अनुच्छेद निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल ग्राम सभा से संबंधित है, तो ग्राम सभा से संबंधित है तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 243 ए। आर्टिकल 243 ए है वो ग्राम सभा से संबंधित हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 243 ए। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 16 नंबर क्वेश्चन। अब 16 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आंकड़ों के किसी समुच्चय के माध्य, माध्यिका और बहुलक के मध्य के प्रयोग सिद्ध संबंध को किस सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है, ये आपको बताना है। 1 नंबर ऑप्शन मैंने आपको ये भी बता रखा है भी, ये एक फॉर्मूला होता है प्रयोग सिद्ध। बहुत बार ये प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आता है भी इसका, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, जैसे देखो ये फॉर्मूला होता है 2x बार प्लस में z बराबर क्या होता है 3m होता है। अब यहाँ पे x बार क्या है, माध्य, यानी माध्य को x बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। z यानी बहुलक को अपन क्या करते हैं, z से डिनोट करते हैं, और m यानी माध्यिका को m से डिनोट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, 2 माध्य प्लस में बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका के, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको देखना है अभी इसमें से कौन सी ऐसी समीकरण है जिससे क्या है ये फॉर्मूला बन जाए, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माध्य बहुलक, माध्य को मैं लिख सकता हूं x, क्योंकि x से डिनोट करते हैं x बार से, और माइनस में z, और बराबर में आपके पास में 3 गुणा में है, और ये m माध्य x और यहाँ पे माइनस m। अब देखो भी इससे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे 3 से गुणा करवाऊंगा मैं, 3 से गुणा करवाऊंगा तो मेरे पास में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बार माइनस में z बराबर में क्या आ जाएगा 3x और माइनस में 3m हो जाएगा भी, ठीक है। अब ये देखो भी ये क्या है, ये प्लस का है, x बार क्या है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, और यहां से अब ये प्लस का है, अब ये माइनस का है 3m, यानी 3 माध्यिका ये माइनस के बराबर से दूसरी साइड में भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो 3m हो जाएगा। 3m प्लस में x बार माइनस में z, और बराबर में आपके पास में क्या आ गया 3x बार आ गया, ठीक है। चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी इस पूरे को मैं क्या करूं, इस पूरे को बराबर से दूसरी साइड में भेज दूं, तो मेरे पास में यहाँ पे बचेगा 3m बराबर में जो माइनस का है वो तो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे x बार क्या है, प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे z क्या है, वो माइनस का है, तो वो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3m माइनस में x बार और प्लस में z। अब देखो भी ये m नहीं है, ये x है भी, यहाँ पे ये क्या है x बार है। अब देखो भी ये 3m, अब 3x से x जाएगा, तो यहाँ पे 3 माध्यिका बराबर में क्या हो जाएगा 2 माध्य, और यहाँ पे प्लस में क्या है आपके पास में z। बन गया ना फॉर्मूला, बन गया ना इस जैसा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, देखो भी अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया भी संख्या दे रखी है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए
तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरा अंक और दाएं से दूसरा अंक का अंतर देखना है। तो पहले तो इसको क्या करो, अवरोही क्रम में सेट करो, यानी बड़े से छोटा क्रम। तो 8 7 6 5 4 3 2 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा 7 हो जाएगा, और बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा अंक, दाएं से दूसरा 2 हो जाएगा, का अंतर क्या होगा, 7 और 2 का अंतर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है ए बी और सी किसी कार्य को 48, 12 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर किसी कार्य को वो पूरा करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 48 दिन में, ये 12 दिन में और ये 24 दिन में। तो इसका एलसीएम ले लो भी कितना आ रहा है। आप बोलोगे एलसीएम तो 48 आ गया, 48 एकम 48 और 12 चौके 48 और 24 दुए 48। तो यहाँ पे ए है वो एक दिन के अंदर एक कार्य करता है, बी है वो एक दिन के अंदर 4 कार्य करता है और सी है वो एक दिन के अंदर 2 कार्य करता है। तीनों मिलकर के एक दिन के अंदर कितना कार्य कर देंगे, 7 कार्य कर देंगे। ठीक है, अब आपको कार्य कराने कितने हैं, 48 करवाने हैं। तो 48 के अंदर 7 का भाग दे दो, 48 के अंदर 7 का भाग दोगे तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम 35 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 35 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है n प्लस में 1/2। तो n यहाँ पे कितना है, तो n यहाँ पे 35 है और प्लस में 1/2, तो यहाँ पे 36/2 करने का मतलब क्या हो जाएगा, 18 इसका औसत आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। कमल और कृति की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 9 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो कृति की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। तो ये तो कमल हो जाएगा और ये आपका KI कृति हो जाएगा। अब ये 3:5 तो इसकी वर्तमान आयु है और 3:4 है वो इसकी क्या है, 9 वर्ष बाद की है। अब ये देखो भी यहाँ पे इसका अंतर कितना है, 0 का, यहाँ पे इसका अंतर कितना है, 1 का। तो अंतर तो समान नहीं है, अंतर समान नहीं है तो अंतर समान करने के लिए ऊपर वाले रेशियो का अंतर देखो कितने का है। तो ऊपर वाले रेशियो का अंतर 2 का है और नीचे वाले रेशियो का अंतर कितना है, 1 का है। तो नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले को गुणा करवा दो तो नया आपके पास में आएगा रेशियो बन के, वो आ जाएगा 3:5 और ऊपर वाले का अंतर है 2, तो 2 वाले को नीचे से गुणा करवा दो नीचे वाले अनुपात से, तो ये आ जाएगा 8। तो यहाँ पे देखो भी ये आ गया। अब देखो इसके अंदर अनुपात कितने का, 3 का अंतर है और यहाँ पे भी 3 का अंतर है। तो हमारे अनुसार ये अब कोई काम में नहीं आएगा। अभी ये आपका वर्तमान बन गया और ये आपका 9 वर्ष बाद बन गया। हमारे अनुसार 3 का अंतर है लेकिन वो बोल रहा है 9 वर्ष, 9 वर्ष का बता रहा है अभी 9 वर्ष। तो 1 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब कृति का वर्तमान रेशियो कितना है, 5 है। तो 5 से गुणा करवा दो, 5 3 15, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया है 2 3 5 6 7 इस प्रकार से ये है और उपरोक्त संख्या में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिसमें प्रत्येक के ठीक है पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद भी एक सम है। तो पहले आएगी सम, फिर आएगी विषम और फिर आएगी सम, यानी सम विषम सम, सम विषम सम, इस प्रकार से सम फिर आनी चाहिए विषम और फिर सम आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका एक तो ये हो जाएगा सम विषम और सम, एक तो ये हो गया और उसके बाद में देखिएगा सम और फिर विषम आने चाहिए और उसके बाद में सम आने चाहिए। तो यहाँ पे एक ही है अभी, ऐसा एक ही जोड़ा है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है। 50 लड़कों की कक्षा की औसत आयु है वो 12.9 है, 12.9 वर्ष है। जब एक नया लड़का कक्षा में शामिल होता है तो औसत आयु बढ़कर 13 हो जाती है। तो नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो भी 50 लड़के हैं। अब 50 लड़कों का जो औसत निकल के आया वो आया 12.9। ठीक है, अब एक नया लड़का शामिल हो जाता है तो लड़के कितने हो जाते हैं, 51, और इसका औसत कितना हो जाएगा, 13। अब इसको गुणा करवा दो और घटा दो, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 0.545 4 और उसके बाद में आ जाएगा 12 5 60 और 60 और 4 64, तो यहाँ पे 645 आ गया। और इसका देखोगे तो ये आ जाएगा 13 कम 13 1 और 13 5 65 और 1 66, तो यहाँ पे आ जाएगा 663। अब इसमें से घटा दो भी 663 में से 645, तो आपका नया लड़का जो आया है उसकी आयु आपको पता लग जाएगी। 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा 8 और यहाँ पे बचेगा 1, तो यहाँ पे 18 वर्ष का है भी, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। सवर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में निम्न में से किसे शामिल करने की सिफारिश की थी। तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी।
42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया था। कौन से भाग के अंदर, तो ये भाग कौन सा था, तो 4A के अंतर्गत, और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, तो ये 51A के अंतर्गत इसे क्या है, शामिल किया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है भी निम्न में से उड़ीसा राज्य का कौन सा त्योहार उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास को स्मरण करते हुए पूरे राज्य में मनाया जाता है, तो वो बाली यात्रा मनाई जाती है। बाली यात्रा यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, करंट अफेयर का है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा भी। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है 26 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 26 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है भी तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। नहीं, ये भाई साहब ये नियम दिया था मोजले ने, ये तो मोजले ने दिया था, तभी तो मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का पिता बोलते हैं। आवर्त सारणी का पिता किसे कहते हैं, मेंडलीफ को बोलते हैं, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहते हैं, मोजले को। मोजले ने कहा था भी तत्वों के गुणधर्म है वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन मेंडलीफ भाई साहब और डोबे-राइनर का त्रिक नियम है और न्यूलैंड का अष्टक नियम है, वो तो सारे के सारे परमाणु भार के ऊपर तुले हुए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान के यानी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया था, बिल्कुल सही है। ये देखो भी परमाणु द्रव्यमान पे तुले हुए थे, परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान पे, द्रव्यमान क्या होता है, भारी तो होता है भी, द्रव्यमान क्या होता है, भारी होता है। तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान बोल दो या फिर परमाणु भार बोल दो, उस पे तुले हुए थे तीनों के तीनों। आपका जो डोबे-राइनर का त्रिक नियम आप पढ़ते हो और उसके बाद में आपने मेंडलीफ की आवर्त सारणी और उससे पहले आपने न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा, तीनों ने परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताया, लेकिन मोजले ने इन तीनों से हटकर के परमाणु क्रमांक को चुना और वो सफल हो गए। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता मोजले को बोला जाता है। ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह बोला जाता है, जो खड़ी रेखाएं होती है ना 18 होते हैं, ये जो ग्रुप होते हैं ना इस प्रकार से ये 18 होते हैं। क्षैतिज पंक्ति यानी इस प्रकार से जो बनती है वो 7 होती है, 7 आवर्त होते हैं, तो आवर्त संख्या 7 है वर्तमान में और समूह कितने हैं, तो 18 है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 27 नंबर क्वेश्चन का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये तो पढ़ा हुआ है भी, यहाँ पे CaSO4 या फिर ये बोले भी कैल्शियम सल्फेट और आधा जल का अणु, कैल्शियम सल्फेट आधा जल का अणु, ये किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे POP बोलते हैं भी, ठीक है। तो यहाँ पे आधे जल के अणु को क्या बोलते हैं, आधे जल के अणु को हेमी बोलते हैं, ठीक है। 2 जल के अणु को डेका बोलते हैं, 2 जल का अणु होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे अपन डेका बोलते हैं भी। तो यहाँ पे 2 जल के अणु को डाई बोला जाता है भी, 2 जल के अणु को डाई बोला जाता है, सॉरी। और 10 जल के अणु होते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं डेका, उसको क्या बोलते हैं, डेका बोलते हैं। 10 जल के अणु को डेका बोला जाता है और 2 जल के अणु है उससे अपन क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। और आधा जल का अणु होता है उससे हम बोलते हैं हेमीहाइड्राइड, ठीक है। डाईहाइड्राइड हो जाएगा इसमें, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्राइड और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड, वो जिप्सम आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा भी। धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है भी, Na2CO3 होता है भी, Na2CO3 होता है। और जिप्सम का ये हो ही गया CaSO4 और उसके बाद में CaSO4 और 2H2O, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये होता है CaSO4 और हाफ H2O होता है। और दूसरा इसका इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 CaSO4 और डॉट H2O, ये भी लिख सकते हैं भी, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। और बेकिंग सोडा का जो रासायनिक फॉर्मूला है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, तो ये होता है NaHCO3 बेकिंग सोडा होता है जिसका ये फॉर्मूला होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन में आपके बोला गया है भी जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना पड़ता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है, गैर अभिग्रहण है, तो वो अपरिग्रह है। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है,
वो होता है गैर अभिग्रहण, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी 200 में 5% की वृद्धि और 15% की कमी कर देने पर प्राप्त संख्या क्रमशः क्या होगी। तो 200 में 5% की वृद्धि कर दें तो 5% क्या होता है भी 200 का 5% इस प्रकार से निकाल लो आप। 2 से 200, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, 5 2 10, तो यानी 10 आ जाएगा। 200 का 5% 10 हो जाएगा, तो संख्या क्या बन जाएगी 210 बन जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम 15% की कमी कर दें तो 200 में 15% की कमी कर देंगे तो देख लो भी क्या होता है। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर दो, 5 15 2 30, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा भाई। तो संख्या क्या बन जाएगी 200 में से 30 माइनस करोगे तो 170 बन जाएगा। तो यहाँ पे 210 और 170 कहने का मतलब 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कुल्हड़ का उपयोग क्यों बंद कर दिया भी। तो मिट्टी के उपयोग से, यानी कुल्हड़ बनाएंगे तो मिट्टी का यूज चाहिएगा, तो कुल्हड़ का उपयोग क्यों बंद कर दिया। तो मिट्टी के उपयोग से उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचता है। उपजाऊ मिट्टी के ऊपरी परत होती है उसको नुकसान पहुंचता है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, समीकरण क्या है भी ये आपको बताना है इसमें। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें समीकरण दे रखी है और इसमें बताना है क्या है। तो यहाँ पे ये तो a प्लस बी यानी a प्लस बी की स्क्वायर के रूप में ओपन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर प्लस में 2ab, और 2 को इसके साथ में गुणा करवा दो भी। तो पहले मैं इसको ओपन कर देता हूं तो x की स्क्वायर के रूप में ओपन हो जाएगा, और प्लस में ये आ जाएगा 1 यानी 1 की स्क्वायर 1, प्लस में ये हो जाएगा 2x। यहाँ पे माइनस का निशान है तो माइनस लगा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में इस माइनस का इसके साथ में गुणा करूंगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, और उसके बाद में माइनस का 2 का प्लस के 1 के साथ में गुणा करूंगा तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो भी क्या हो रहा है, अब ये माइनस का 2 है और यहाँ पे ये माइनस का 2 है और 2x है, और ये प्लस का 2x है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास में बच गया x की स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 2 है और यहाँ पे प्लस का 1 है, तो ये हो जाएगा आपका पास में माइनस का 1। ये बन गया आपके पास में। अब इसमें देखिएगा x की स्क्वायर माइनस में 1 आ गया आपके पास। तो अब इसमें आप फॉर्मूला लगा दो भाई। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो फॉर्मूला लगा देना b स्क्वायर। कौन सा लगाओगे, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac लगा दो। अब b यहाँ पे है नहीं, b है वो इस जो आपका समीकरण है इस समीकरण के अंदर b है नहीं। b आप 0 मानोगे तो 0 की स्क्वायर, और माइनस में 4, a का मान यहाँ पे a का मान यहाँ पे 1 है, और इंटू c का मान यहाँ पे क्या है माइनस का 1 है। तो ये आपके पास में बन जाएगा 0 की स्क्वायर यानी 0 ही हो जाएगा, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पे माइनस का 4 है और ये माइनस का 1 है, तो ये कितना बन जाएगा प्लस का 4 बन जाएगा भाई। प्लस का 4 बन गया, बराबर क्या होता है इसके 0 होता है, बराबर 0 होता है। अब ये प्लस का 4 है तो ये क्या है 0 से बड़ा है भी, 0 से बड़ा तो मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे। मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो जाए बराबर 0 हो जाए तो मूल वास्तविक, मूल क्या होंगे वास्तविक, वह क्या होंगे समान होंगे, वह क्या होंगे समान होंगे। मूल वास्तविक और समान होंगे दोनों मूल। उसके बाद में b स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो 0 से बड़ा हो जाए, 0 से क्या हो जाए बड़ा हो जाए, तो कंडीशन क्या होगी मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक तो होंगे इस कंडीशन में जो कि अभी आई है अपने पास में, b 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा मूल वास्तविक है, लेकिन जो मूल आएंगे वो क्या होंगे भिन्न भिन्न आएंगे। तो यहाँ पे मूल वास्तविक होंगे। और b स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो अगर 0 से छोटा आ जाता है, 0 से छोटा आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे। मूल है वो काल्पनिक होंगे वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आया है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो क्या होंगे दोनों दो वास्तविक मूल होंगे। दो कैसे होंगे वास्तविक, दो समान मूल नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है दोनों मूल वास्तविक होंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे यानी अलग अलग होंगे। और कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा ये भी नहीं कह सकते, एक वास्तविक मूल होगा ये भी अपन नहीं कह सकते। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 32 नंबर क्वेश्चन। अब 32 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, तो ये संख्या उठा लो आप। ये संख्या उठाओगे जैसे कि 9 2 4 6 8 6 4 ये संख्या है। अब 11 का विभाजकता का नियम आपको पता होना चाहिए। अब देखो भी 9 एक संख्या छोड़ो 4, फिर एक संख्या छोड़ो 8, फिर एक संख्या छोड़ो 4। अब इनको जोड़ो और उसके बाद में इन नीचे वाली संख्या को जोड़ो भी। ठीक है, इस वाली संख्या को 2 एक छोड़ो 4 एक छोड़ो 6। अब इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए दोनों का,
या फिर 11 का गुणज आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो भी 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 4 कितने होते हैं भी 25 होते हैं, 21 और 4 25 हो गए, यानी इसका आंसर है वो आपके पास में 25 आ गया योग। 2 और 6 और 2, 6 और 6 12, 12 और 4 कितने होते हैं भी 12 और 2 कितने होते हैं 12 और 2 14 होते हैं, तो इसका योग आ गया 14। अब इन दोनों का अंतर देखो भी कितने का है, तो इन दोनों का अंतर है वो आपका 11 का आया है, यानी या तो इसका अंतर 0 आना चाहिए या फिर आपका क्या है 11 का गुणज आना चाहिए। तो 11 का अंतर आया, तो कहने का मतलब क्या है आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये संख्या है वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। अगर 0 अंतर नहीं आता या फिर 11 का गुणज के अंदर अंतर नहीं आता तो वो आपकी संख्या है वो 11 से डिवाइड नहीं होगी। आगे देखो भी नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखा है और स्टेटमेंट के अनुसार आपको क्या दे रखा है भी स्कूलों द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों में आत्मानुशासन का विकास करना चाहिए, आत्मानुशासन का विकास करना चाहिए स्कूलों द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों में। अब तर्क क्या दे रखा है, तर्क दे रखा है 7 वर्ष की आयु तक के बच्चे अनुशासन की अवधारणा को समझने के लिए परिपक्व नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, ये तर्क हो सकता है भी, यानी छोटे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता नियम का, अनुशासन क्या होता है इसके बारे में, एकदम सही बात है। अगर दूसरा देखो, यदि अनुशासन की शिक्षा किसी अन्य द्वारा दिए जाने के बजाय अनुशासन की भावना स्वतः विकसित हो जाए तो दीर्घकालीन और अधिक प्रभावी रहती है। तो ये अपन नहीं कह सकते स्वतः विकसित होना, स्वतः तो विकसित नहीं होती। अगर आप एक बच्चे को जन्म देते हैं देन उसके बाद में अगर आप उसको कुछ नहीं सिखाएंगे तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा, और अगर आप सिखाते हैं उसको तो वो सब कुछ सीख जाएगा। तो यही होता है भी अनुशासन में भी यही होता है, डिसिप्लिन। और क्या आता है डिसिप्लिन, अगर आप छोटे बच्चे से ही सिखाना शुरू करते हैं तो वो लगभग ये मान के चलो भी 7वीं या फिर 8वीं क्लास तक तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा, यानी थोड़ा थोड़ा सीख जाएगा, और जैसे ही वो परिपक्व होता है तो वो क्या है डिसिप्लिन सीख जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे लागू होती है। तो यहाँ पे सेकंड है वो समर्थन नहीं करता जबकि प्रथम है वो समर्थन कर रहा है, तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू जीन पर रूप वाले पौधे द्वारा निर्मित कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू युग्मकों का प्रतिशत कितना होगा। अब ये देखो भी टी और कैपिटल और स्मॉल ये इस प्रकार से है। अब इसके अंदर से मैं निकालूंगा तो मेरे पास में 4 जोड़े बन के आएंगे। ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में 100% है भी, ये अपने आप में 100% है। तो इससे क्या क्या बन सकता है, इससे ये बन सकता है एक टी में यहां से ले लूं तो एक क्या है कैपिटल डब्ल्यू आ जाएगा, कैपिटल टी और सॉरी कैपिटल टी और कैपिटल डब्ल्यू, एक तो ये बन गया। एक क्या बन सकता है कैपिटल टी और स्मॉल डब्ल्यू, एक ये बन सकता है। दूसरा क्या बनेगा, अब स्मॉल टी ले लो, स्मॉल टी ले हुए तो ये स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू, एक तो ये बन गया, और स्मॉल टी और स्मॉल डब्ल्यू। अब इसने पूछा है भी ये वाला इसका प्रतिशत कितना है, तो ये देखो भी ये कंप्लीट 100% के अंदर आता है भी। कंप्लीट अपने आप में कोई संख्या होती है वो 100% होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे है भी ये कैपिटल, ये जो कंप्लीट है वो क्या है 100% है। तो ये 4 के अंदर डिवाइड हो गया, 4 के अंदर डिवाइड हो गया तो इसका प्रतिशत कितना आ जाएगा 25% के अंदर ये क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कार्बन यौगिक की किसी भी समजातीय श्रेणी में कौन सा युग्म बढ़ते आणविक द्रव्यमान के साथ क्रमबद्धता नहीं दर्शाता, तो आपका दहन है वो नहीं दर्शाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। समजातीय श्रेणी कोई भी ले लो आप, समजातीय श्रेणी जैसे आपने एल्केन वाली ले ली, एल्केन वाली लोगे तो ये CH4 है और C2H6 है और C3H8 है, C4H10 है, ये एक समजातीय श्रेणी है भी, ठीक है। इसमें आणविक द्रव्यमान के साथ क्रमबद्धता नहीं दर्शाता, वो आपको बताना है। तो दहन है, कोई भी चीज का दहन करेंगे तो प्रोडक्ट दूसरा ही बनेगा, प्रोडक्ट वो नहीं रहेगा। अब इसमें गलनाक है, गलनाक भी क्या है, गलनाक, कवथनाक और किसी विशेष विलायक में विलयता, ये क्या होते हैं, ये द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं एक प्रकार से, ठीक है, द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं। लेकिन दहन है, दहन से अलग प्रोडक्ट बन जाता है, दहन से आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी दहन करोगे तो ये क्या होते हैं, इसका कोई एक प्रकार से मान नहीं होता। अभी दहन से अलग प्रोडक्ट बन जाता है, दहन करवाओगे तो आप अलग प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे गलनाक, गलाओगे उसको, और कवथनाक उसको यानी गलनाक गलाओगे और कवथनाक यानी बॉइलिंग करोगे तो उससे क्या है CH4 को अगर आप जला रहे हो, CH4 है ये आपके पास में, इसको आप क्या कर रहे हो उबाल रहे हो, तो इससे कौन सी गैस निकलेगी, CH4 मेथेन ही तो निकलेगी।
जलाने से क्या है, मेथेन ही तो निकलेगी, मेथेन ही है भी। तो उसका कहने का मतलब क्या है, गलनाक है, अगर आप इसको जमा रहे हो तो ये आपके पास में क्या रहेगा, मेथेन ही तो रहेगा। इसी प्रकार से किसी चीज में अगर आप इसको मिला रहे हो, किसी चीज में अगर आप मिला रहे हो तो आपके पास प्रोडक्ट है वो मेथेन ही रहेगा, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसी को जला दिया आपने, जैसे आपने मेथेन को जला दिया, मेथेन को जलाने के बाद में आपके पास में राख बचेगी, क्या उससे आप मेथेन दोबारा बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो आणविक द्रव्यमान के साथ में क्रमबद्धता है वो कौन नहीं दर्शा रहा है, तो आपका दहन नहीं दर्शा रहा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें है ALM को क्या लिख रहा है, ये EPQ लिख रहा है, अभी EPQ लिख रहा है। तो यहाँ पे देखो भी 4 बढ़ा रहा है और L 12 पे आता है, 4 बढ़ा दिया, और 13 और 4 17, प्रत्येक के अंदर 4 बढ़ा रहा है। तो FPG में F 6 पे आता है, 4 बढ़ाओगे 6 और 4 10, और 16 और 4 20 होते हैं भी, और 7 और 4 11 होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा JTK। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, प्रत्येक के अंदर 4 बढ़ा रहा है अभी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में 20 5 से किस प्रकार संबंधित है, 56 8 से किस प्रकार संबंधित है, और 12 है वो 4 से किस प्रकार संबंधित है। तो बताना है 42 है वो किससे संबंधित होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो भी कौन सा नियम लग रहा है। अब इसके अंदर अगर मैं डिवाइड करूं तो 5 चौके 20 हो जाते हैं, 8 7 56 हो जाते हैं, 4 3 12 हो जाते हैं। तो ये तो नियम नहीं लग रहा। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इसका आधा कर दूं, इसका आधा करूं, या फिर इसमें किसी संख्या का भाग दे दूं, तो बन रहा है क्या, इसके अंदर आधा करूं इसका, तो आधा करने पर मेरे पास में क्या आ रहा है, अभी 10 आ रहा है। आधा करूंगा तो मेरे पास में 10 आ जाएगा, और 10 को फिर क्या है 5 2 10, और उसके बाद में 56 का आधा करोगे तो 28 आ रहा है। अभी 56 का आप आधा करोगे तो आपके पास में 28 आ रहा है। अब इसके अंदर देखो भी 25 में मैं 5 जोड़ता हूं तो सॉरी 20 में 5 जोड़ूंगा तो 25 आ जाएगा, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है अभी। इसी प्रकार से 56 में 8 जोड़ूंगा तो ये 64 बन रहा है अभी, ये 8 की स्क्वायर बन रही है, ये 5 का स्क्वायर बन रहा है। इसी प्रकार से 12 और 4 कितने होते हैं 16, तो ये क्या है 16 का स्क्वायर बन रहा है। इसी प्रकार से 42 में मैं कितना जोड़ूं, 42 के अंदर अगर मैं 7 जोड़ दूं, 42 के अंदर 7 जोड़ दूं तो मेरे पास में कितना बनेगा 49, और 49 है वो क्या है 7 की स्क्वायर है। तो ये देख लो भाई 25, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 की स्क्वायर बन रही है, इन दोनों को जोड़ेंगे 56 और 8 को तो ये 8 की स्क्वायर बन रही है, और 12 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 की स्क्वायर बन रही है, और 42 और 7 को जोड़ेंगे तो 49 बन रहा है, यानी 7 की स्क्वायर बन रही है भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, डॉक्टर को क्या लिख रहा है, ये DOCTOR, डॉक्टर को क्या लिख रहा है, ये SPUDPE। अब ये लिख रहा है। अब इसमें देखो भी क्या क्या बन रहा है इसके अंदर, तो यहाँ पे कोई नियम लग रहा है क्या। अब यहाँ से देखो, इसमें 1 बढ़ा दिया, यहाँ से 1 बढ़ा दिया, T से 1 बढ़ाया, C से 1 बढ़ा दिया, O से 1 बढ़ा दिया, और D से 1 बढ़ा दिया, यानी क्रॉस कोडिंग चल रही है। और उसके बाद में 1 1 बढ़ा रहा है, भी 1 1 बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे देखो भी इसको WOUND को क्या लिखेगा, अब यहाँ से शुरू करो, 1 1 बढ़ा दो, E आ जाएगा, N से O आ जाएगा, U से V आ जाएगा, और यहाँ पे O से क्या आ जाएगा, O से P आ जाएगा, और W से आ जाएगा X। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, EOVPX। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखो भी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपका क्या आंसर होगा वो देखिएगा। अब यहाँ पे 2 इसमें, यानी 5 और 2 7, और 7 और 3 10, और 10 और 4 14, और 14 और 5 19, और 19 और 6, अब 6 यानी पहले कितना 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब 19 और 6 कितने होते हैं अभी, तो 19 और 6 आपका हो जाएगा 9 और 6 15, यानी 25, तो 25 आ जाएगा। इसी प्रकार से 11 और 1 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, और 17 और 4 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। इसके अंदर यहाँ पे कितना जोड़ा 2 1, और फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, और फिर 4 जोड़ा, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है अभी, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो लैक्टिक अम्ल किसमें होता है, खट्टे दूध के अंदर है वो लैक्टिक अम्ल होता है, ये प्राकृतिक स्रोत है। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिए आपके सामने है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, भी टमाटर के अंदर है वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और चिंटी के डंक के अंदर है वो मेथेनोइक अम्ल होता है, और इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है भी, ठीक है।
आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। आगे चलता हूं 42 नंबर क्वेश्चन देखो अभी। 42 नंबर क्वेश्चन में बोला भी उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर हो और ठीक बाद एक संख्या हो। तो इतनी कैसी पहले आना चाहिए अक्षर, फिर आना चाहिए संख्या और फिर आना चाहिए संख्या। चीजें समझ पाए? अक्षर संख्या संख्या, पहले अक्षर फिर संख्या फिर संख्या। अक्षर एक ये देखो ये रहा अक्षर संख्या और संख्या, और उसके बाद में अक्षर संख्या और संख्या एक ये रहा, और उसके बाद में अक्षर संख्या और संख्या। तो ऐसे दो ही ग्रुप बनेंगे, एक नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 43 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है वर्सोवा अंधेरी वेस्ट मुंबई में स्थित बंबई नजरिया एक छोटा सा कैफे है जो केवल ट्रांस या फिर गैर बाइनरी लोगों को कर्मचारियों के रूप में काम पर रखता है। और यह एक कैफे या फिर एक ट्रस्ट है। ये जो एक कैफे है यह संगठन द्वारा समर्थित है। किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये हम सफर ट्रस्ट के द्वारा, हम सफर ट्रस्ट के नाम से है। एक नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 44 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है भी कौन सी नदी गोमुख हिमनद ग्लेशियर से निकलती है और ये देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी में मिलने से पहले लगभग 143 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। तो वो है भागीरथी नदी। यानी जहां से निकलती है गोमुख हिमनद से निकलती है उस समय इसका नाम भागीरथी होता है। देन उसके बाद में ये देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आके मिलती है और उसके बाद में ये क्या है गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भागीरथी नदी है वो 193 किलोमीटर प्रवाहित होती है। भी आगे देखो भी 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय है वो आत्मीय सभा के संस्थापक हो जाएंगे। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 46 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक दुकानदार को अलग अलग प्रकार के मेवों अर्थात काजू बादाम पिस्ता अखरोट और पाइन्स नट की 5 डिलीवरी करनी है। प्रत्येक की डिलीवरी है वो अलग अलग तारीख को है, 1, 6, 12, 20 और 30 जुलाई 2022 को निर्धारित की गई। बादाम की डिलीवरी के ठीक बाद पाइन्स नट की डिलीवरी निर्धारित की गई है। और उसके बाद में इस प्रकार से इसको सेट करते हैं भी पहले तो। अब इसमें देखो भी स्टार्टिंग से यहाँ पे बादाम की डिलीवरी के बाद पाइन्स नट की डिलीवरी निर्धारित की गई है। तो पहले बादाम की डिलीवरी के बाद में क्या आएगा? पाइन्स नट आएगा। तो पी एन लिख देता हूँ मैं, पी से पाइन्स आ जाएगा और एन से नट आ जाएगा और बी से बादाम हो जाएगा। उसके बाद में जिसकी डिलीवरी पिस्ता की डिलीवरी के बाद निर्धारित है, यानी जिसकी किसके लिए है, जो जिसका जिसकी हमेशा पहले दूसरे के लिए आता है। तो यहाँ पे पाइन्स नट के लिए आता है। पाइन्स नट के लिए क्या है अभी डिलीवरी, यानी बादाम की डिलीवरी ठीक बाद, बादाम की डिलीवरी के ठीक बाद पाइन्स नट की डिलीवरी निर्धारित की गई जिसकी डिलीवरी पिस्ता की डिलीवरी के ठीक बाद निर्धारित की गई है। पिस्ता जिसकी डिलीवरी पिस्ता की डिलीवरी के ठीक बाद निर्धारित की गई है। जिसकी किसकी भाई? तो यहाँ पे पाइन्स नट की डिलीवरी है वो पिस्ता के ठीक बाद है वो निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे पिस्ता आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा पिस्ता। एक बार इसको होल्ड पे रखो। काजू की डिलीवरी है वो पाइन्स नट व अखरोट की डिलीवरी के बीच में है। काजू की डिलीवरी पाइन्स नट और अखरोट के बीच में है भी, ठीक है। यदि अखरोट की डिलीवरी, ए से अखरोट हो गया और के से हो जाएगा आपका के से क्या बनाया था आपने? काजू। के से काजू बना दिया था भी, ए से अखरोट हो गया। अब ये देखो भी आगे इसने क्या बोला है, आगे बोला यदि अखरोट की डिलीवरी अंतिम डिलीवरी है तो बादाम की डिलीवरी किस तारीख को निर्धारित की गई थी? तो ये 30 को, तो ये आपका 20 को, ये आपका 12 को, तो ये आपका 6 को और ये आपका आ जाएगा 1 को। तो यहाँ पे आपका बादाम की डिलीवरी 6 जुलाई को होनी है। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इन दो निशानों को, माइनस को भाग में कन्वर्ट कर दो और भाग को माइनस में कन्वर्ट कर दो भी। तो 69 भाग 23 प्लस में 15 माइनस में 11 और गुणा 12 बराबर में आना चाहिए माइनस के 114। अब देखो भी 23 या 69 होता है, 23 या 69 होता है और इसका गुणा करवा दो आप। इसका गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा 132 और प्लस के 15 और प्लस के 3 है। अब 15 और 3 18। अब 18 इससे घटा दो, 18 घटाओगे तो 12 में से 8 जाएगा तो 4। यहाँ पे बच गया आपका 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 माइनस के, यानी माइनस के 132 में से प्लस का 18 जाएगा तो 114 बचेगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी आगे देखो 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 50 नंबर क्वेश्चन
48 नंबर क्वेश्चन में बोला भी उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसके ठीक पहले और ठीक बाद स्वर है। पहले स्वर प्रतीक स्वर, स्वर प्रतीक स्वर, स्वर आना चाहिए, फिर प्रतीक आना चाहिए और फिर स्वर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो भी कहाँ पे आ रहा है, पहले स्वर आना चाहिए फिर प्रतीक आना चाहिए, ये रहा स्वर प्रतीक और स्वर, एक ये भी ऐसा, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक निश्चित कुट भाषा में DAGGLE को क्या लिख रहा है, ये GAJGOE ये लिख रहा है। अब देखो भी इसमें कौन सा नियम लागू कर रहा है ये। अब यहाँ पे डी आता है 4 पे, 4 और 3 7, एक का एक रख दिया। उसके बाद में देखो भी यहाँ पे जे 7 पे आता है, 7 और 3 10, फिर जी का जी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 बढ़ा रहा है, एक बार तो 3 बढ़ा रहा है, फिर ज्यों का त्यों रख रहा है आगे वाले को। अब यहाँ पे 3 बढ़ा दिया और आगे वाले को ज्यों का त्यों रख दिया। तो यही एक्शन के अंदर लगा दो, ACTION, एक्शन को एक्शन ले लो, एक्शन में एक्शन लोगे तो यहाँ पे 3 बढ़ा दो तो 4D आ जाएगा, और यहाँ पे C का C रख दो। T के अंदर 3 बढ़ाओगे तो W आ जाएगा, I का I रख दो। O के अंदर 3 बढ़ाओगे तो 15 और 3 18, 18 पे आएगा R, और N का N रख दो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि ब्याज 3000 है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर 6% है, तो समय अवधि 4 वर्ष है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है ब्याज, ब्याज इंटू 100। मूलधन क्या होता है भी, ब्याज इंटू 100 अपोन में क्या होता है, साधारण ब्याज की दर यानी रेट इंटू समय, समय 4। अब काट दो जो कट रहा है, मूलधन आपके पास में आपके हाथ में होगा भी, ये हो जाएगा आपके 25 बार कट जाएगा और ये आपका 500 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 5 125 होते हैं, और डबल 0 लगा दो तो यहाँ पे 12500 आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो 51 नंबर क्वेश्चन है। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है, 118 है। और याद रखना वर्तमान के अंदर है वो 98 तत्व है ना, एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं आपको 98 प्राकृतिक तत्व है, और बच के 20 तत्व है वो नेचुरल है भी, वो सॉरी वो कृत्रिम है। 20 तत्व कृत्रिम है और 98 तत्व प्राकृतिक है, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, ठीक है, और टोटल है वो 118 है। नेक्स्ट देखो भी 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे बताना है भी क्या आएगा। अब इसमें 1 जोड़ दिया और फिर कितना जोड़ा, उसके बाद में इसने 1 जोड़ा और उसके बाद में 9 जोड़ा भी, 9 तो नहीं जोड़ेगा, 9 तो नहीं जोड़ेगा, तो जोड़ेगा 8 जोड़ दिया, 1 जोड़ा 8 जोड़ा और फिर कितना जोड़ दिया भाई, फिर इसने जोड़ दिया 7 और 27। वाओ, अब देखो भी 8 यानी 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब 64, तो 40 के अंदर है वो 64 जोड़ देगा, तो 4 और 104 आ जाएगा, आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 5 की क्यूब यानी 125। अब 104 के अंदर देख लो 125 जोड़ के 9 2 और 2 229 आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, क्यूब जोड़ रहा है भी लगातार। आगे देखो भी 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से क्या निश्चित तौर पर एक समचतुर्भुज की विशेषता नहीं है, क्या निश्चित तौर पर, तो इसके विकर्ण बराबर होते हैं, ये नहीं है। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के विकर्ण है वो बराबर नहीं होते भी, समचतुर्भुज के विकर्ण है वो बराबर नहीं होते, उनके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, बिल्कुल सही है। और उनके विकर्ण लंबवत रूप से द्विभाजित करते हैं, कहने का मतलब 90 डिग्री समकोण के ऊपर समद्विभाजित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है समचतुर्भुज में, एकदम बिल्कुल सही बात है। लेकिन याद रखना समचतुर्भुज में उनके विकर्ण है वो कभी भी बराबर नहीं होते। आगे चलते हैं नेक्स्ट 53 नंबर से 54 नंबर क्वेश्चन देखो अभी। 54 नंबर क्वेश्चन में आपको निकटतम मान ज्ञात करना भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे गुणा भाग्य तो करना है, गुणा कर लो, उसके बाद में जो माइनस का वो माइनस कर दो और जो प्लस का वो प्लस कर दो। आगे चलते हैं नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 व्यक्ति है और 7 व्यक्ति में कौन कौन से भी जे के एल एम एन ओ और पी इमारत पर 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, और नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1, फिर 2, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा और फिर 7 आएगा। अब उसके बाद में देखो भी यहाँ से शुरू करते हैं। जे एक विषम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है, लेकिन वह मंजिल क्रमांक 5 पे नहीं रहता। जे है वो 5 के ऊपर नहीं रहेगा और विषम क्रमांक वाली पे रहेगा, तो उसके पास में कंडीशन बच गई 1 7 वाली और 3 वाली और ये 1 वाली। कहने का मतलब क्या है भी 3 कंडीशन उसके पास में और बची, क्योंकि 5 पे तो वो रहेगा नहीं। अब देखो भी के और एल के बीच में 3 व्यक्ति हैं। अब के 1 2 और 3 यहाँ पे एल आ जाएगा, और एल सबसे नीचे वाली मंजिल पे रहता है, तो यहाँ पे देखो भी 1 एल यहाँ पे आ जाएगा,
और उसके बाद में थोड़ा सा एल यहाँ पे आ जाएगा 1 2 और 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका के, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा के आ जाएगा। अब इसने बोला है ओ के और अन के, ओ है वो के और अन के बीच में बैठा है। अब मेरे को ये बता दो एन ऊपर, आप ऊपर भी तो आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, ठीक है, तो एक बार इसको होल्ड पे रखो आप। एन सबसे ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, तो यहाँ पे देखो भी एन ऊपर बिठा दो और यहाँ पे आ जाएगा ओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद में देखो भी, उसके बाद में जे वाली कंडीशन है ना, मेरे पास में एक ही बची है। क्यों बची है? क्योंकि जे विषम क्रमांक वाली कंडीशन पे रहता है और 5 पे बैठेगा नहीं, तो उसके बाद में 3 वाली एक ही कुर्सी बची है, जे यहाँ पे बिठा दो। अब देखो पी है वो जे के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, पी है ना वो जे के ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, तो पी यहाँ पे आ जाएगा। एक कंडीशन और बची है, तो वहां पे आ जाएगा आपका एम। अब देखो भी इसने क्या बोला है, तो दूसरी मंजिल पे कौन बैठा है, तो दूसरी मंजिल पे एम बैठा है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी टंगस्टन, मैग्नीन और कठोर रबर की समान विमाओं वाले 3 तार है, इनमें से क्या होगा? इनमें से क्या होगा? अभी टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा क्योंकि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे ये पूछ लेता भी टंगस्टन, मैग्नीन और कठोर में सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसमें है, तो आप क्या बताते? तो आप बताते वही रबड़। रबड़ के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती, धारा प्रवाहित नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है भी उसके अंदर प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे देखो भी, अगर रबड़, कहने का मतलब क्या है, ओम का नियम आपने सुना होगा। ओम का नियम क्या बोलता है? V बराबर आई आर कहता है, आई आर। अब आर का अगर आप आई के बराबर देखोगे तो आई, एक बार V को कांस्टेंट मान लो, एक बार V को कांस्टेंट मान लो, तो यहाँ पे आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा 1/r। 1/r कहने का मतलब क्या है? अगर जिस पदार्थ के अंदर R ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा? I कम होगा। उल्टा संबंध है इनका आपस में। उल्टा संबंध कैसे भी? अगर धारा प्रवाहित हो रही है, अगर धारा बहुत ज्यादा मात्रा में प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? वहां पे R नगण्य है। और अगर R बहुत ज्यादा मात्रा में है तो उसका मतलब है वहां पे धारा प्रवाहित नहीं कर सकती। तो रबड़ के अंदर धारा प्रवाहित नहीं कर सकती, तो इसका मतलब क्या है? वहां पे R यानी प्रतिरोध है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो इसका मतलब क्या? रबड़ में प्रतिरोध ज्यादा है, और उसके बाद में मैग्नीन के अंदर आता है, और उसके बाद में टंगस्टन के अंदर है। तीनों के अंदर अगर आपसे पूछता है तीनों के अंदर तीनों के अंदर है वो सबसे कम प्रतिरोध किसमें है, तो टंगस्टन के अंदर, क्योंकि टंगस्टन के अंदर तो धारा प्रवाहित हो रही है, तो टंगस्टन के तार का प्रतिरोध है वो सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में देखो भी, एक दुकानदार 20, 10 और 5 की क्रमिक छूटें दिए जाने के बाद 800 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि समान क्रय मूल्य वाली वस्तु को 60% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य आपको बताना है। निकटतम रूप यानी निकटतम मान बताना है आपको विक्रय मूल्य का। तो पहले तो इसकी आप छूट निकालो भी। 800 रुपए की कोई राशि है, उस पर आपको क्या है, 800 रुपए की कोई राशि है, 20% की छूट देता है, तो यानी 20% की छूट देगा तो उसका 80 मान आ जाएगा भी। 20 की छूट देगा तो 80 आ जाएगा अपॉन में 100 इंटू, अगर उसका 10% की छूट देगा तो उसका मान 90 आ जाएगा और इंटू 100, और उसका अगर 5% की छूट देता है तो उसका मान 95 आ जाएगा भी और इंटू अपॉन में 100। अब देखो भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 2 जीरो से एक ये और एक ये वाली कैंसिल कर दो। अब तो और तो कैंसिल होगी नहीं। अब 5 से काट दो इसको, 5 से काटो नहीं, काटो नहीं, एक बार इसको क्या है गुणा कर लो। 8 8 64 और 64 इंटू 9 इंटू 95। अब इसको मैं गुणा करता हूँ कैलकुलेटर से, मेरे पास में कैलकुलेटर रखा हुआ है अभी, नहीं तो फिर ये क्लास बड़ी होगी, फिर आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इससे टाइम की कमी को मद्देनजर रखते हुए आप यहाँ से गुणा करवा दो भाई। गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 54,720 और अपॉन में आपके पास में क्या है, 00 है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 0 से 0 कैंसिल कर दो और ये आ जाएगा 547.2 रुपए में बेचेगा वो। उस वस्तु को कितने में बेचेगा? 547.2 रुपए में बेचेगा। ये इसका क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। फिर छूट किस पे देता है? छूट अंकित मूल्य पे तो छूट दी जाती है, और छूट देने के बाद में जो आपके पास मूल्य आता है वो उसका क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होती है। अब देखो, अब वो क्या बोलता है 50% की, फिर भी वो क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। तो इसका मतलब क्रय मूल्य आप ज्ञात कर सकते हैं कैसे? 50% को फ्रैक्शन में चेंज कर लो तो 1/2 आ गया। तो नीचे वाला हमेशा और हमेशा मैं कहता आ रहा हूं आपको, ये क्या होता है, सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है। और ऊपर वाला अगर लाभ हुआ तो लाभ को दर्शाएगा, अगर हानि हुई है तो हानि को दर्शाएगा।
तो यहाँ पे 2 रुपए क्रय मूल्य हो गया, 1 रुपए का लाभ हो गया। तो कहने का मतलब बेचा उसने कितने, 3 रुपए में, लेकिन पर्सन में हमारे पास में तो 547.2 रुपए में बेच रहा है। तो 3 की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 547.2 आ गई। अब 547.2 के अंदर है वो आप भाग दे दो, आप भाग दे दो 547.2 के अंदर आप किसका भाग दोगे भाई, 3 का भाग दे दो। 3 का भाग दोगे तो आपके पास में आ जाएगा 182, यानी 1 का मान कितना आ गया, 182.4 आ जाएगा, 182.4 आ जाएगा। अब आपको मान किसका ज्ञात करना है, आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो यहाँ पे इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, हमारे अनुसार 2 है, तो 2 से गुणा कर दो भी। इसको आप 2 से गुणा करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 364.8, कितना आ जाएगा अभी, तो इसका वस्तु का मूल्य 364.8 रुपए हो गया, 364.8 रुपए क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब वो क्या बोलता है भी, क्रय मूल्य वाली इसी, यदि समान क्रय मूल्य वाली यानी 364 रुपए वाली ही वस्तु को 60 रुपए प्रति 60% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ पे 60% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 6/10 आ जाएगा, 6/10 आ जाएगा, और इसको छोटा करोगे तो आ जाएगा 3/5। ठीक है, कहने का मतलब नीचे वाला सीपी यानी क्रय मूल्य, ऊपर वाला लाभ हुआ तो लाभ को दर्शाएगा। इन 5 रुपए क्रय मूल्य, 3 रुपए का लाभ हो गया तो बेचेगा कितने में, 8 में। हमारे अनुसार 5 रुपए क्रय मूल्य है, लेकिन हमारा निकल के कितना आया था, 364.8 निकल के आया था। अब 364 में 364.8 के अंदर है वो आप भाग दोगे किसका, 5 का, तो आपके पास में आ जाएगा 72.96 आ जाएगा, 72.96 आ गया 1 का मान। अब आपको मान ज्ञात किसका करना है, 8 का ज्ञात करना है, तो 8 से गुणा करवा दो। 8 से गुणा करवाओगे इसको तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास में 583.68, कितना आ जाएगा भाई, 583.68, यही आपको निकालना था। और निकटतम मान ज्ञात करना है तो 584 हो जाएगा अभी, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चीजें समझ में आई क्या, पहले हमने क्या है, तीनों की तीनों ये जो छूट है ना, उस छूट के आधार पर हमने इसका विक्रय मूल्य निकाला। अब देखो भी 800 रुपए अंकित मूल्य था, छूट निकाली, 20% की छूट देगा तो 80 रुपए उसका मूल्य हो जाएगा, और उसके बाद में 10% की छूट देगा तो 90 रुपए उसका मूल्य हो जाएगा, और उसके बाद में 5% की छूट देगा तो 95 रुपए उसका मूल्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो भी ये हमने छूट निकाल ली, और छूट देने के बाद में उसका जो विक्रय मूल्य निकल के आया वो आया 547.2 रुपए आ गया। अब 547.2 रुपए आ गया। अब वो क्या बोलता है 50% की छूट, 50% का लाभ कमा रहा है, तो 50% को मैंने 1/2 लिख दिया, 1/2 लिख दिया तो नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, ऊपर वाला लाभ या हानि को दर्शाएगा। तो यहाँ पे 2 रुपए क्रय मूल्य, 1 रुपए का लाभ हो गया तो 3 रुपए में बेचेगा, लेकिन वो बेच कितने में रहा है, 547 में, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 547.2। तो 1 का मान हमने यहाँ से निकाल लिया तो 182.4 आ गया, 182.4 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया भी, हम यहाँ से उसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं उस वस्तु का। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, हमारे अनुसार 2 रुपए है, तो 2 से गुणा करवा दो तो 364.8 आ जाएगा। 364.8 है वो, ये इसका क्या आ जाएगा, सीपी आ गया, ये इसका क्या आ गया, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब ये क्रय मूल्य आ गया तो इसका मतलब क्या है, आगे वो 60% लाभ पर बेचेगा तो उसका विक्रय मूल्य बताना है। तो 60% लाभ पे बेचेगा तो 60% को मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 6/10, और 6/10 को फिर और छोटा किया तो 3/5 आ गया, और 3/5 यानी 5 क्रय मूल्य आ गया, 3 रुपए का लाभ हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, 5 क्रय मूल्य 3 रुपए का लाभ हो तो 8 में बेचेगा। तो 5 बराबर, हमारे अनुसार तो क्रय मूल्य 5 रुपए है, लेकिन हमारा निकल के कितना आया था, 364.8 निकल के आया था। तो 5 बराबर 364.8, 1 का मान निकालोगे तो 72.96 आ गया। आपको मान किसका निकालना है, 8 का निकालना है, तो इंटू कर दो 8 से, तो ये आ जाएगा 583.68, लगभग में 584 आ जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 58 नंबर क्वेश्चन है। भारत के उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो कर्नाटक में है। अभी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, कर्नाटक में है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखो, करंट अफेयर का है। नेक्स्ट देखिएगा, 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें उपास्थि मौजूद नहीं होती, उपास्थि मौजूद नहीं होती है। उपास्थि है वो वृक्क यानी किडनी के अंदर है, वो उपास्थि नहीं होती, बाकी कंठ के अंदर होती है, नाक के अंदर भी होती है, और कान के अंदर भी उपास्थि होती है आपकी, लेकिन किडनी होती है, किडनी के अंदर है वो आपकी उपास्थि मौजूद नहीं होती है। चीजें समझ में आ गई। उपास्थि अस्थियों को जोड़ने का कार्य करती है भी एक प्रकार से। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी नहीं हो सकती है, तो परस्पर लंबवत नहीं हो सकती, परस्पर लंबवत नहीं हो सकती, लेकिन विद्युत धारा की दिशा के लंबवत होती है। ये चीजें ध्यान रखना, वहां पे विद्युत धारा आ जाती है,
विद्युत धारा के लंबवत होती है, लेकिन इसने यहाँ पे पूछा भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी लंबवत नहीं होती है। लंबवत होगी तो वो एक दूसरे को काटेगी, और एक दूसरे को काटेगी तो वो संभव नहीं है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर क्यों नहीं काटती, क्योंकि एक दूसरे को काटेगी तो उसमें क्या है, दो दिशाएं हो जाती है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जहां पे काटती है तो वहां पे अगर अपन स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी दो दिशा हो जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की कभी दो दिशा होती ही नहीं है, एक ही दिशा होती है भी। अब यहाँ पे देखो भी परस्पर लंबवत कभी भी नहीं होती। एक समान वितरित, एक समान वितरित का मतलब होता है समान दिशा के अंदर जा रही है, समान दिशा के अंदर जा रही है तो वो क्या है, इस प्रकार से चली जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, भी होती है, ये तो बिल्कुल सही बात है। असमान वितरित का मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है, चुंबक के नजदीक है वो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे संगनता है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की ज्यादा होती है भी, इस प्रकार से, ठीक है, पास पास में होती है। तो एक प्रकार से ये हो गया भाई, जैसे जैसे अपन क्या है चुंबक के दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि उसमें क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है वो क्या है, घटती जाती है। तो यही है भी असमान वितरित का मतलब क्या होता है भी, चुंबक के पास में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होती है तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, और चुंबक के दूर जाएंगे, जैसे जैसे अपन चुंबक से दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा। कहने का मतलब क्या है भी, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो कम होती जाएगी। तो यही एक असमान वितरित बिल्कुल कह सकते हैं भी, इसमें क्या है असमान वितरित, यानी दूर कम होती है और पास में क्या होती है, ज्यादा होती है। और परस्पर समांतर, तो ये समांतर तो परस्पर होती है भी, परस्पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो परस्पर समांतर तो बिल्कुल सही बात है, होती है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, लेकिन एक नंबर ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा भी। आगे देखो भी, मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं में, मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्म में से एक है, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखो भी, विपरीत युग्म में से एक है। अब बैंगनी और सफेद फूल इसने बोला है। अब यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बात है भी, बैंगनी और, यानी ये इसने क्या किया है, यहाँ पे ये इसने फूल का रंग लिया है भी, ये किया है फूल का रंग लिया है। मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षण चुने थे भी, याद रखना 7 विपर्यासी लक्षण चुने थे, लंबापन, बोनापन, इस प्रकार से पेड़ की लंबाई आ गई, लंबापन, बोनापन, उसके बाद में फूल का रंग आ गया। फूल के रंग के अंदर है वो बैंगनी और सफेद फूल। कहने का मतलब विपरीत युग्म का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे लंबा का उल्टा क्या होता है, बोना, तो उसने लंबापन भी लिया था और बोनापन भी लिया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लंबापन क्या था भी, लंबापन प्रभावी था, और बोनापन क्या था, अप्रभावी था भी। इसमें क्या है, लंबापन यानी टी से लंबापन हो गया, और स्मॉल टी से बोनापन हो गया, एक प्रकार से। तो यहाँ पे विपरीत युग्म का मतलब क्या हो गया, टी यहाँ पे क्या है, प्रभावी है, और यहाँ पे स्मॉल टी है वो क्या है, अप्रभावी है। तो इसी प्रकार से बैंगनी और सफेद फूल के रंग के अंदर है वो प्रभावी रंग कौन सा था, तो बैंगनी था, प्रभावी रंग बैंगनी, या फिर इसे अपन क्या बोल सकते हैं, लाल भी बोल सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है, लाल भी अपन इसको बोल सकते हैं, बैंगनी या फिर लाल। और यहाँ पे अप्रभावी, ये तो क्या थे, प्रभावी, ये क्या थे, ये प्रभावी थे, अपना प्रभाव दिखाते हैं। और सफेद क्या था, अप्रभावी था, सफेद यहाँ पे क्या है, अप्रभावी है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फूल का रंग है वो नीला नहीं लिया था, नीला नहीं लिया था। फूल का रंग पीला नहीं लिया था, पीला भी फूल का रंग नहीं था। पीला और बैंगनी, तो पीला इसमें नहीं है, पीला नहीं आएगा, बैंगनी आएगा, बैंगनी या फिर लाल तो प्रभावी थे। और सफेद इसमें क्या था, अप्रभावी था भी, अप्रभावी था। इट्स ओके। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर। आगे देखो भी नेक्स्ट, वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा, वाहन का जो साइड ग्लास होता है ना, वाहन के अंदर साइड ग्लास जिसके अंदर पीछे का दृश्य देखा जाता है, साइड ग्लास पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होगी। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना भी, अगर आप ये जानते हैं भी वाहन का साइड शीशा होता है, तो आप ये भी जानते होंगे जो साइड ग्लास होता है वो कौन सा दर्पण होता है, वो कौन सा दर्पण होता है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ भी। मैं बहुत बार क्वेश्चन पूछता हूं भी, क्योंकि मेरे बताया हुआ है, मैंने ये बताया है तभी मैं आपको पूछता हूं। मैंने जो नहीं बताया वो मैं आप बता देता हूं, खुद बता देता हूं भी, ठीक है। मैंने बताया है वो मैं आपको पूछता हूं और वो आप बताते हैं नहीं। अब यहाँ पे देखो भी, वाहन के पार्श्व दर्पण मैं ही बता देता हूं, चलो यहाँ पे बताना पड़ेगा। उत्तल दर्पण होता है, कौन सा होता है भी, पार्श्व में उत्तल, और हेडलाइटों में कौन सा होता है, वो होता है अवतल, इसका उल्टा होता है भी, अवतल, ठीक है। हेडलाइटों में अवतल दर्पण होता है और साइड में उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण की हमेशा 2 ही कंडीशन होती है, और दोनों कंडीशन के अंदर है वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। याद रखना 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दे रखा है भी, कुछ तौलिए साबुन है, कुछ टी से तौलिया हो जाएगा, और साबुन
एस से साबुन हो जाएगा भी, हम तो इसी प्रकार से इंग्लिश जानते हैं, एस से साबुन, टी से तौलिया। आगे देखो भी सभी साबुन शैम्पू है, सारे के सारे जो साबुन है ना वो शैम्पू आ जाएगा, तो एस ई से शैम्पू कर दो भी, कोई दिक्कत नहीं है, एस ई से शैम्पू हो गया। और सभी शैम्पू है वो ब्रश है, तो सारे के सारे जो शैम्पू है ना वो किस में आएंगे, आपके बी से ब्रश में आ जाएंगे। अब देखो भी यहाँ पे सभी साबुन ब्रश है क्या, सारे के सारे जो साबुन है वो ब्रश के अंदर है क्या, तो सारे के सारे साबुन ब्रश के अंदर है, बिल्कुल सही बात है, एकदम ओरिजिनलिटी है ये। आगे देखो भी सेकंड क्या बोला है, कुछ ब्रश शैम्पू है, ब्रश वाला है वो शैम्पू वाले को काट रहा है क्या, बिल्कुल सही है, कुछ ब्रश शैम्पू हो सकते हैं लेकिन कुछ शैम्पू ब्रश नहीं हो सकते इसमें, तो कुछ शैम्पू कुछ जो ब्रश है वो क्या है, शैम्पू है, एकदम सही बात है, ये भी सही है। तो यहाँ पे निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों पालन कर रहे हैं, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 65 नंबर क्वेश्चन है, इसके आपको मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, ऐसे टुकड़े करो भी, जिसको गुणा करेंगे तो ये माइनस का 40 आना चाहिए, और 40x² गुणा करेंगे तो, और जोड़ने और घटाने पर माइनस के 3x आने चाहिए, माइनस के क्या आने चाहिए, 3x आने चाहिए। तो ऐसे गुणा कीजिएगा आप, जिसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो माइनस के 3x, और यहाँ पे अगर अपन इसका क्या करें गुणा करें तो आपके पास में क्या आना चाहिए, 40x² आना चाहिए, माइनस के 40x²। तो इसमें 8 5 40 हो जाएगा भी, 8 5 40 यानी 2x² माइनस का 8 लूंगा मैं 8x, और प्लस का ले लूंगा 5x, प्लस का क्या ले लूंगा 5x, और माइनस का बचेगा मेरे पास है 20। ये देखो भी 8 5 40, और 8 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3x बच जाएगा, इसमें कॉमन देख लो, और इसमें कॉमन, यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बच गया x, माइनस में 4, और यहाँ पे कॉमन आ रहा है मेरे पास में प्लस का 5, तो यहाँ पे x और प्लस माइनस माइनस, और 5 चौके 20 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास में, एक तो आ जाएगा x माइनस में 4 बराबर 0, और एक मेरे पास में आ जाएगा 2x प्लस में 5 बराबर 0। अब यहाँ पे x बराबर तो हो जाएगा ये 4, और ये हो जाएगा x बराबर में माइनस का 5/2, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 और माइनस का 5/2, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र इनमें से किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है भी, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बार बार आपको कहना ना पड़े भी, ठीक है, मेरे याद भी नहीं रहता है तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक कर दिया करो अभी तक नहीं किया तो, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, तो आपका शेयर क्या पता कितनों की जिंदगी में रंग लेके आएगा। इट्स ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपके लिए मेहनत हो रही है भी, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको 100 के 100 क्वेश्चनों का सोल्यूशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, और आपको क्या चाहिए भी इससे, ठीक है, और वो भी बेस्ट से बेस्ट आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ भी, मेरे पास में जितना 100% होता है उसका 101% आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही आपसे एक रिक्वेस्ट है भी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे, आपके सामने है, ये लीजिएगा। अब इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखा है, और इस स्टेटमेंट के आधार पर आपको सही निष्कर्ष निकालना है भी, ठीक है, ये प्रश्न में देख लीजिएगा सही निष्कर्ष निकालना है या फिर गलत, तो यहाँ पे सही निकालना है तो आप सही निष्कर्ष निकालो भी। सही निष्कर्ष कौन सा ये देख लो, क्या बताओ, ए से डी बड़ा है क्या, ए से डी बड़ा है क्या, ए से जी बड़ा या फिर बराबर है, और जी से डी बड़ा है, तो हम कह सकते हैं भी अगर जी से डी बड़ा है तो यहाँ पे ए से भी बड़ा होगा भी, वो क्या है, ए से भी बड़ा होगा, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 68 नंबर क्वेश्चन है, उस बंद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है भी, ठीक है। अब 6 भुजा कितनी है 8 है, और स्क्वायर कितनी हो जाएगी 64 हो जाएगी, 6 चौके 24, 6 छक्के 36 और 2 38, तो यहाँ पे आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें देखो भी 7 का 2 के साथ में क्या रिलेशन है, उसी प्रकार से 26 का 3 के साथ में क्या रिलेशन है, और उसी प्रकार से 63 का 4 के साथ में क्या रिलेशन है। मैंने तो लिखा है, लिखने से पहले ही मेरे समझ में आ गया भी, अब आपको भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 की मैं क्यूब करूंगा, 2 की क्यूब करूंगा और माइनस कर दूं, 1 तो 7 बन जाएगा ना, 2 की क्यूब 8 होती है, माइनस करूंगा 1 तो 7 हो जाएगा, 3 की क्यूब करूंगा 27 हो जाएगा, माइनस 1 करूंगा तो 26 आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 की क्यूब करूंगा 64 होते हैं, माइनस 1 करूंगा तो 63 आ जाएगा। इसी प्रकार से 124 यानी 5 की क्यूब कर दूं 125 होता है, माइनस 1 करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा 24।
124, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला है भी 6 दोस्त जी, के, एम, पी, आर और वी में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। आर के से छोटा है, आर है ना वो के से छोटा है, ये लो, लेकिन वी से लंबा है, वी से लंबा है, ये लो, वी नीचे आ जाए। जो किसके लिए आया है अभी, जो कि जी से लंबा है, जो यहाँ पे वी के लिए आया है, जो कि जी से लंबा है, कहने का मतलब जी इसके नीचे आ जाएगा। पी एम से लंबा है लेकिन जी से छोटा है, पी है वो एम से तो लंबा है, तो यहाँ पे देखो भी के आर वी जी, पी है वो एम से तो लंबा है तो एम नीचे आ जाएगा, पी ऊपर आ जाएगा, लेकिन जी से छोटा है, तो कहने का मतलब क्या है, पी है वो जी से छोटा है, तो सभी 6 दोस्तों में सबसे छोटा एम भाई साहब है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो आर के सनमुखम चेट्टी, आर के सनमुखम चेट्टी, 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला भी 5 दोस्त है, प्रियंका, मृणालिनी, गीतांजलि और अर्णव और शिवालिका ने एक वर्ष में विभिन्न महीनों अर्थात जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में यात्रा की है। वर्ष में यात्रा करने वाले यानी वर्ष में यात्रा करने वाली पहली व्यक्ति गीतांजलि है, तो कहने का मतलब गीतांजलि आप बताना, गीतांजलि यानी रश्मिका मंदाना का नाम है, ये गीतांजलि कौन सी फिल्म के अंदर है ये तो बता दो आप, ये तो आपने देखी होगी भी, एक ऐसी फिल्म है उसके अंदर गीतांजलि यानी रश्मिका मंदाना का नाम गीतांजलि है, वो कौन सी फिल्म है ये बता दो मेरे को, कमेंट सेक्शन में बता दो। अब देखो भी यहाँ पे वर्ष में यात्रा करने वाली पहली व्यक्ति गीतांजलि है, तो यहाँ पे आपका जो गीतांजलि, और गीतांजलि है उसको मैं जी से लिख दूं तो बेस्ट रहेगा भी, नहीं गीतांजलि लिख देते हैं, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं गीतांजलि। और पहला महीना कौन सा है, तो जनवरी, तो जनवरी में ये क्या करेगी, जनवरी के अंदर है वो यात्रा करेगी। मृणालिनी ने प्रियंका के तुरंत बाद के महीने में यात्रा की है, तो एम से मृणालिनी आ जाएगा, और उसने प्रियंका के तुरंत बाद, तो प्रियंका ऊपर आ जाएगी भी, ठीक है। अर्णव है, इसने शिवालिका से ठीक पहले वाले महीने में, तो ये ए से आ जाएगा अर्णव, और उसके बाद में ये शिवालिका से ठीक पहले वाले महीने में यात्रा करता है, तो एस से शिवालिका आ जाएगा, उससे पहले आ जाएगा भी, ठीक है। जिसने वर्ष में सबसे अंत में यात्रा की, जिसने वर्ष में सबसे अंत में यात्रा की, तो यहाँ पे जिसमें किसके लिए आया ये, जो जिसका जिसके ये किसके लिए आता है, तो यहाँ पे ये शिवालिका के लिए आया, तो शिवालिका है वो अंत में आ जाएगा, और उससे पहले है वो आपका अर्णव आ जाएगा, तो यहाँ पे दिसंबर आ जाएगा भी, यहाँ पे दिसंबर, और उसके बाद में क्या है सितंबर अभी, और उससे पहले सितंबर है। अब ये इन दोनों को सेट करना है अभी, इन दोनों को, यानी पी से हमने किसको, प्रियंका को, और एम से हमने मृणालिनी को सेट किया था, तो यहाँ पे एम आ जाएगा और यहाँ पे पी आ जाएगा। अभी 2 ही बचे हैं, कौन कौन से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये अगस्त में आ जाएगी, ये तो अगस्त में, और ये आपकी जुलाई में, तो यहाँ पे देखो भी कौन सा, अगस्त के महीने में किसने यात्रा की, तो अगस्त के महीने में मृणालिनी, एम से मृणालिनी, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने है 73 नंबर क्वेश्चन। अब इसने बोला भी कविता अपने कार्यालय से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, ये लो 2 किलोमीटर अपने क्या बना दिया, उत्तर की ओर चला दिया इसको। अब उसके बाद में फिर वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त, अब दक्षिणावर्त कौन सा होता है, तो दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होता है ना, वो दक्षिणावर्त होता है। अब 270 चलेगी, तो 270 यहाँ से क्लॉकवाइज दिशा में मुड़ेगी, तो इस प्रकार से आ जाएगा भी, ये तो 180 मुड़ गई, यानी वापस इसी दिशा में आ जाए, तो वो तो 180 हो गया। अब 180 के अंदर है वो मैं कितना और जोड़ दूं कि 270 हो जाए, तो 180 के अंदर 90 जोड़ दूं भी, यानी 270 होने के लिए 180 में से 180 में 90 जोड़ के देखो भी आप, 0 और 9 और 7 17, यानी इसमें 90 जोड़ूंगा, यहाँ से 90 होगा तो ये इसका मुख किस दिशा में हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लॉकवाइज दिशा में, तो यही होगा भी पूरा, ये तो 180 हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ से मुड़ी और 180 ये हो गया भी, ठीक है, क्लॉकवाइज 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ से यहाँ पे है, अब ये क्या हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब दक्षिणावर्त मुड़ी और 3 किलोमीटर सीधे चली, 3 किलोमीटर सीधी चली, और फिर वह क्या है बाईं ओर मुड़ती है और अपने घर पहुंच जाती है, और अपने घर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलती है। अब बाईं ओर मुड़ेगी तो ये नीचे चलेगी और 2 किलोमीटर चलेगी तो यहाँ पे आ जाएगी भी। अब प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अब वह किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे है भी, और उसके सापेक्ष किस दिशा में है, तो ये पश्चिम की ओर हो जाएगी भी, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें देखो भी 4 साइन स्क्वायर
थीटा बराबर 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है, तो यहाँ पे मेरे को बता दो भी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या कर दूं, ये स्क्वायर हटा दूं, एक प्रकार से स्क्वायर हटाऊंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो मेरे पास में आ जाएगा ये साइन थीटा बराबर में मेरे पास में क्या आ जाएगा 1/4 और इसके ऊपर लग जाएगा रूट, तो यहाँ पे 1 का रूट तो 1 ही होता है भी, तो साइन का मान मेरे पास में क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर में क्या आ जाएगा मेरे पास में 1/2 आ जाएगा। अब साइन की टर्म में 1/2 किसका मान होता है, तो आप बोलोगे सर साइन 30 का मान है वो कितना होता है 1/2 होता है। अब इसने बोला है भी और थीटा एक न्यून कोण है, थीटा एक क्या है न्यून कोण है, तो आपको बताना है कोस, आपको ये बताना भी कोस स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे अब आपके पास में साइन थीटा का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। अब आपको पता है लाल बटा कक्का आप जानते हैं LAL लाल बटा कक्का KA, यानी ये मान आ गया आपके पास में वो आ गया, यानी लंब और आपके पास में कर्ण का मान आ गया। अब आपको क्या है, आपको मान ज्ञात करना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा का, यानी A प्लस में K, कोस तो यही होता है भी A प्लस में K, यानी ये रहा, और उसके बाद में प्लस और L अपॉन में A इसका स्क्वायर कर दो भी, ये क्योंकि स्क्वायर में है भी, कोस स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर में होगा। अब देखो भी आपके पास में आधार नहीं है तो आप पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे करोगे देखो, अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पे लगाता हूँ कर्ण स्क्वायर, अब कर्ण कितना है 2 है तो 2 के स्क्वायर और बराबर में आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर कितना है यानी लंब 1 है तो लंब स्क्वायर और प्लस में आपके पास में आधार स्क्वायर आपके पास में है नहीं तो एक्स की स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखो भी 1 की स्क्वायर तो 1 ही होता है भी, 1 की स्क्वायर 1 ही होता है और प्लस में 2 की स्क्वायर 4 हो गया। अब ये आपको x का मान ज्ञात करना है तो इसको क्या करोगे, x की स्क्वायर है ये, तो इसको क्या करोगे बराबर से दूसरी साइड में भेजोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 4 माइनस में 1, तो कहने का मतलब क्या है x की स्क्वायर बराबर में आपके पास में कितना आ गया 3 आ गया, लेकिन आपको तो x का मान ज्ञात करना है, x बराबर में क्या आ जाएगा √3। तो यहाँ पे आपके पास में पाइथागोरस प्रमेय से आपने कर्ण आधार ज्ञात कर लिया। तो इसमें आपके पास में क्या क्या मिल गया आपको, एक तो कर्ण बराबर क्या है 2 जो कि अभी अपन ने निकाला ये रहा, और लंब क्या है 1 है जो कि ये रहा, और यहाँ पे आधार क्या है तो आधार हो जाएगा √3। अब इसमें मान रख दो, आधार कितना है √3 और यहाँ पे कर्ण कितना है 2 है तो 2 और इसका कर दो स्क्वायर, प्लस में लंब कितना है 1 है, आधार कितना है √3 और इसका कर दो स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, अब यहाँ पे देखो भी नीचे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है 3 ही होता है, और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर है वो 3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, 4 3 12 3 3 9 प्लस में 3 चौके 12 4 एकम 4 तो ये आ जाएगा 9 और 4 13, तो 13/12 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें बोला गया पादप में या फिर पादप के वायवीय भागों में पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, भी सभी को पता है, एक आसान सा क्वेश्चन है। पादप में वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि होना क्या कहलाता है, तो वो आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। 76 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है, तो वो होगा आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एक उदासीन अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होना चाहिए। अब उदासीन अभिक्रिया कौन सी होती है, मैं आपको तीन यहाँ पे लिख के बताता हूं। देखो 3 मैन रूप से 3 होती है, यानी प्रबल यानी प्रबल को मैं पैर से लिख दूं प्रबल अमल, ठीक है, और दुर्बल नहीं प्रबल क्षार क्या होंगे भी अभिक्रिया कराओगे तो उदासीन होंगे। ये चीजें याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पे, ठीक है, ये तो एक तो यही पूछ रखा है इसमें। अब प्रबल क्षार ले लो और प्लस में क्या लोगे, अब की बार दुर्बल अमल ले लो, दुर्बल अमल लोगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई प्रबल क्षार
अपना मान दर्शाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो उत्पाद बनेगा यानी प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया होती है, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या कैसा होगा, क्षारीय होगा, प्रोडक्ट है वो क्षारीय होगा। अब ले लो प्रबल अम्ल ले लो और आपके पास में दुर्बल क्षार ले लो आपकी बार, तो प्रोडक्ट में कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो कैसा होगा, अम्लीय होगा। अब आप बोलोगे क्या सर दुर्बल अम्ल ले लें और दुर्बल ही क्षार ले लें, तो बताओ क्या होगा। तो मैं बोलूंगा भाई नो रिएक्शन, ये रिएक्शन ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर अम्ल और क्षार होने चाहिए, अम्ल और क्षार होने चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये चीजें भी याद रखना, बहुत मायने रखती है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखो भी, अगला 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। किस किस के बीच की दूरी, तो एक तो आपका हो जाएगा ध्रुव, और ध्रुव यानी पोल पी और फोकस एफ, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। और फोकस दूरी की दुगुनी यानी 2 से गुणा कर देंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी आर, जो कि ध्रुव पी यानी पोल पी से लेकर के सेंटर सी तक होता है, भी सेंटर सी तक होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, एफ और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सभी कार स्कूटर हैं, सारे जो कार हैं वो किस में आ जाएगी, एस से स्कूटर, ठीक है। और सभी स्कूटर है वो ट्रक, टी से ट्रक, और उसके बाद में कोई भी हेलीकॉप्टर ट्रक नहीं है। तो कहने का मतलब एच से हेलीकॉप्टर है, ये ट्रक के अंदर नहीं जाएगा, तो ये किस में नहीं, ये आपका स्कूटर के अंदर भी नहीं जा सकता और ये आपका कार के अंदर भी नहीं जा सकता। चीजें समझ में आ गई। अब देखो भी, यहाँ पे कोई भी ट्रक स्कूटर नहीं है, बिल्कुल सही बात है भी, यानी स्कूटर है वो ट्रक के अंदर नहीं जा सकता। तो जो आपका हेलीकॉप्टर, सॉरी, अब देखो भी यहाँ पे हेलीकॉप्टर है वो आपका ट्रक के अंदर नहीं जा सकता, तो हेलीकॉप्टर स्कूटर के अंदर भी नहीं जाएगा और यहाँ पे आपका कार के अंदर भी नहीं जाएगा। लेकिन इसने बोला है कोई ट्रक स्कूटर नहीं है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ जो ट्रक है वो क्या है, स्कूटर है, कुछ जो ट्रक है वो स्कूटर है। सारे ट्रक तो स्कूटर नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ट्रक स्कूटर है। कितने से, तो दूसरे रंग से मैं दिखा देता हूँ, इतने से है, ये देख लो, कुछ ट्रक स्कूटर, ये लो, इतने सारे जो ट्रक है ना वो स्कूटर है, इतने सारे, ठीक है। अब देखो भी, इसमें बोला भी सभी कार ट्रक है, सारी की सारी जो कार है ना, सारी की सारी कार किसमें है, ट्रक के अंदर है, तो बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है भी। और कुछ ट्रक स्कूटर हैं, कुछ जो ट्रक हैं वो स्कूटर है क्या, तो कुछ ट्रक स्कूटर है, बिल्कुल सही बात है। और कोई भी कार हेलीकॉप्टर नहीं है, तो मैंने ये बताया था भी हेलीकॉप्टर वाला ट्रक के अंदर नहीं जा सकता, तो इसका मतलब क्या है भी, हेलीकॉप्टर स्कूटर के अंदर भी नहीं जा सकता और हेलीकॉप्टर है वो आपका कार के अंदर भी नहीं जा सकता। तो कोई भी कार है वो हेलीकॉप्टर नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है। तो केवल निष्कर्ष 2nd, 3rd और 4th पालन कर रहे हैं, पहला गलत है इसमें। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 80 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद में ग्लूकोज बनता है, पेड़ पौधे हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। और पेड़ पौधे है वो अपना भोजन है वो किस रूप में संचित करते हैं, तो वो स्टार्च के रूप में, रखते हैं। और जंतु है वो अपना भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में है वो संचित करते हैं, ठीक है। जंतु है वो ग्लाइकोजन के रूप में और पेड़ पौधे हैं वो स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या बनता है आपके पास में, तो प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज। आगे देखो भी, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 6Y, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बढ़िया सा क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से समझना। 6 और Y 6 अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप 6 अभाज्य संख्या समझे क्या होता है, ऐसा युग्म, संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। संख्याओं का ऐसा युग्म, ये एक युग्म भी है भी, 6 और यहाँ पे एक Y है, ये एक क्या है, 6 अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब इसका HCF 1 आना चाहिए। मेरे को ये बताओ 2 और 6 बताओ 6 अभाज्य संख्या क्या, आप बोलोगे सर नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इसका HCF 2 आ रहा है, इसका HCF क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, 6 अभाज्य संख्याएं नहीं है। चीजें समझाए। आगे देखो, जिसमें Y एक प्राकृत संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है, यानी Y है उसका मान 20 से अधिक नहीं हो सकता और है क्या, एक प्राकृत संख्या है, तो Y के लिए कितने संभावित मान हो सकते हैं। अब देखो भी, अब
और होना क्या चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब मैं एक 6 और 1 बना दूं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 1 का अक्षेप है वो एक ही होता है भी, ठीक है। 6 और 1, एक तो युग्म ये बन गया, और उसके बाद में 6 और 2 नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी, हाँ 5 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 5 का अक्षेप कितना आता है, तो यहाँ पे मैं अक्षेप लिख रहा हूँ भी, अक्षेप इसका भी एक है, इसका भी एक है। उसके बाद में 6 और 5 के बाद में 6 और 6 का अक्षेप तो 6 ही होता है भी, और 6 भी नहीं हो सकता, 7 हो सकता है। 6 और 7 का अक्षेप 1 आएगा, और 6 और 8 नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 और 9 का 3 होता है, और 10 भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 और 10 का अक्षेप 2 होता है, और 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ये हो जाएगा। और 6 और 12 का अक्षेप 6 होता है, और 13 हो जाएगी इसमें, 6 और 13, तो ये आ जाएगी आपके 1। और 6 और 14 नहीं हो सकता, और 15 भी नहीं हो सकता, 16 हो सकता है भी, नहीं 16 भी नहीं हो सकता क्योंकि दो आ जाएगा भी। 6 और 16 भी नहीं हो सकता, और 6 और 17 हो जाएगा, 6 और 17, तो इसका भी अक्षेप कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और उसके बाद में 6 और 19 हो जाएगा भी एक, 6 और 19 इसका भी अक्षेप 1 आ रहा है। देख लो भी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितनी युग्म बनेंगे, 7 संभावित मान बनेंगे y के। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 82 नंबर क्वेश्चन है। एक त्रियक रेखा P 2 समांतर रेखाएं L और M को प्रतिच्छेदित करती है, ये रट लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिच्छेदित करती है तो इस प्रकार प्राप्त अंतःकोणों के द्विभाजकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज निश्चित तौर पर क्या होगा। अब देखो भी, एक 2 समांतर रेखाएं हैं L और M, इस प्रकार से, ठीक है। 2 समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा त्रियक है जैसे कि ये है, ठीक है, और ये P है, और ये L है आपकी, और ये M है भी। अब यहाँ पे क्या है, निश्चित तौर पर क्या होगा, अंतःकोण, ये अंतःकोण है भी इसका। अब ये इसको क्या समद्विभाजित करती है इस प्रकार से, ठीक है। चीजें थोड़ा सा गौर से देखना भी, इसको ये समद्विभाजित कर रही है भी। यहाँ पे एक इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, इसको भी समद्विभाजित कर दिया क्योंकि अंतःकोणों को समद्विभाजित कर रही है ये, अंतःकोण तो यही है भी इसके। अब ये बन गया। अब ये मेरे को बताओ, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज क्या है, ये आपको बताना है। अब देखो क्या देखोगे, एक सीधी सरल रेखा के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनता है भी, 80 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पे दूसरे रंग से मैं आपको बताता हूं बात। अब देखो भी, ये एक z के रूप में कोण बन गया, ये क्या है, z के गलत, मिट जा, क्या हो गया भाई, अटक गया क्या, वेट करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा हैंग हो गया। इतने तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और शेयर कर दें भी, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं इसको। अब देखो, इसको दोबारा से समझते हैं बेस्ट तरीके से। अब यहां से एक रेखा भी गायब होगी भी अपनी, ये एक क्या थी आपकी, एल रेखा थी भी, जो कि समांतर थी किसके, आपके एम के, ठीक है। और इसके अंदर दूसरे रंग से लेके चलता हूं, ये एक जेड की आकृति में कौन बनाए भी, ये देखो, ये जेड की आकृति में कौन बना है। आपको पता है जेड की आकृति में जो कोण बनता है उसे एकांतर कोण बोलते हैं, और एकांतर कोण है वो बराबर होते हैं भी। ये वाला कोण है और ये वाला कोण के बराबर है, ठीक है। इसी प्रकार से जेड की आकृति में एक दूसरा कोण और बनेगा भी, शायद आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो, ये रहा एक ये रहा भी, ये भी जेड की आकृति में बन रहा है, उल्टा जेड, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ पे देखो, अब मैं मान लेता हूं भी, यानी एक सीधी सरल रेखा है, ये एक सीधी सरल रेखा है, इसके ऊपर भी क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा, और नीचे भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिएगा, अब मैं मान लेता हूं भी, इधर तो बना 100 डिग्री का मान लिया मैंने, और इधर बना 80 डिग्री का, ठीक है। अब इस कोण के बराबर कौन सा कोण है, ये कोण है, तो ये भी क्या होगा, 80 डिग्री का होगा, क्योंकि जेड की आकृति में बनते हैं। ये कोण 100 डिग्री का है, तो इधर वाला क्या होगा, 100 डिग्री होगा, क्योंकि ये उल्टा जेड की आकृति में बनते हैं, और उल्टे जेड यानी एकांतर कोण हो गए, एकांतर कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं भी। अब देखो भी, ये क्या करेगा, इसने बोला है भी अंतः कोणों को समद्विभाजक यानी 2 समान भागों में डिवाइड कर रहा है, तो ये अंदर वाला 50 हो जाएगा, बाहर वाला 50 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये बाहर वाला 40 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा। अब ये 40 हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा। अब मेरे को बताओ, ये 50 और ये 40 दोनों मिलकर के कितने डिग्री बन गए, आप बोलोगे सर 50 और 40 तो 90 हो गए, और ये 40 और ये 50 दोनों मिलकर के कितने डिग्री बन गए, आप बोलोगे सर 90 डिग्री बन गए। अब देखो भी,
अब दूसरा रंग एक और लेते हैं और उससे बेस्ट तरीके से समझते हैं। अब इसमें देखो, अब ये जो भुजा है ना, इस 40-80 डिग्री वाले को समद्विभाजित करती है। ये जो भुजा है, ये जो रेखा है, ये इसको समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पे देखो भी ये भी क्या कर रही है, ये भी इसको समद्विभाजित कर रही है। तो ये जो रेखा, यानी यहाँ पे मैं O बिंदु मान लेता हूं और यहाँ पे मान लेता हूं मैं N बिंदु, यहाँ पे N। तो O और N जो रेखा है वो क्या है, यहाँ पे मैं कौन सा बिंदु मान ले, S, और यहाँ पे S बिंदु, और यहाँ पे मान लेता हूं मैं आपका R बिंदु। ठीक है, अब S और R है वो पैरेलल होगी, समांतर होगी किसके, O और N के, क्योंकि ये भी 40-40 में, ये भी क्या है 40-40 के अंदर डिवाइड कर रही है, और ये भी क्या है 40-40 के अंदर डिवाइड कर रही है, क्योंकि ये क्या है 80 डिग्री का कोण था और ये भी 80 डिग्री का कोण था। ये 40-40 में डिवाइड कर रही है, ये भी क्या है 40-40 में डिवाइड कर रही है। तो जो रेखा अंतः कोणों को समद्विभाजित करती है, समान भागों में विभाजित करती है, तो वो एक दूसरे के समांतर होगी। तो ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समांतर है। इसी प्रकार से ये कोण को 50-50 डिग्री के ऊपर डिवाइड कर रही है भी, और ये भी 50-50 के ऊपर डिवाइड कर रही है। तो ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। तो इसकी आमने सामने की भुजा क्या है, समांतर है। आमने सामने की भुजा समांतर होगी और कैसी होगी, समान होगी। और आमने सामने के कोण भी क्या है 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन किसकी होती है भी, आमने सामने के कोण है वो 90 डिग्री के हैं और आमने सामने की भुजा भी बराबर है और आमने सामने की भुजा भी समांतर है। तो ऐसा एक ही कंडीशन बनती है भी, आपके पास आयत की बनती है। आयत की ऐसी कंडीशन होती है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समांतर होती है, 90 डिग्री में एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन है, 4 नंबर ऑप्शन है, वो आपका राइट आंसर होगा। अब आप बोलोगे सर समांतर चतुर्भुज क्यों नहीं हो सकता। समांतर चतुर्भुज के अंदर एक कंडीशन होती है भी, इसके आमने सामने की भुजा समांतर तो होती है, आमने सामने की भुजा है वो समांतर होती है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। ये याद रखना, कोण है वो 90 डिग्री का नहीं होता। इसमें आमने सामने की भुजा तो समांतर होती है, समान भी होती है, समांतर भी होती है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का नहीं होता। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, जो कि अपन ने अभी प्रूव किया है। सम चतुर्भुज में आप बोलोगे लेकिन इसके तो सारी भुजाएं समान होती है भी, इसके तो ये भी नहीं हो सकता, और इसकी भी भुजा समान होती है, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 83 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना है, इसके अंदर बे का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करोगे तो नीचे वाला क्या है, नीचे वाला ये है सारा का सारा गुणा में, और आधार इनका समान है। यहाँ पे भी आधार y है, यहाँ पे भी आधार y है, और यहाँ पे भी आधार y है। आधार समान है, आधार समान है, और आधार है किसमें, गुणज के अंदर है, यानी गुणा के अंदर है। तो घातें जोड़ दो, घातें जोड़ोगे तो ये y और ये आ जाएगा b प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, जोड़ दिया भी। और अपॉन में नीचे भी यही प्रक्रिया है, और y 2a प्लस में 2b प्लस में 2c। ठीक है, जोड़ दिया, यानी आधार समान है तो घातें जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ऊपर क्या है, 1 और 1 2a और 2b है, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा 2a प्लस में 2b प्लस में 2c, और नीचे वाला क्या आ जाएगा आपका y बराबर में 2a प्लस में 2b प्लस में 2c आ जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर से इसकी स्क्वायर कट गई, स्क्वायर से स्क्वायर कट गई, कहने का मतलब y की स्क्वायर 0, और किसी की भी स्क्वायर 0 होती है तो मतलब क्या है, उसका मान 1 होता है। 1 बराबर 1 अपॉन में 1, तो इसका मान क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। 0 मत कर देना। किसी का भी अगर कोई ये मान लो भी 100 है, 100 की पावर 0, कहने का मतलब इसका मान कितना है 1। किसी की भी पावर 0 हो, मान उसका 1 होता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूले है ना, बहुत बार प्रत्येक पेपर के अंदर बता रहा हूं मैं, और 55 पेपर हो गए अपने, 55 पेपर हो गए, 55 बार बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उष्मा के सही सूत्र क्या है, और यह भी बता चुका हूं भी उष्मा और शक्ति के फॉर्मूले एकदम प्रॉपर एकदम सेम होते हैं, लेकिन उष्मा के अंदर बात इतनी है, गुणा के अंदर टी लगता है, समय लगता है, और जो आपका शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर टी नहीं लगता। तो यहाँ पे देखो भी, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, H बराबर क्या होता है VIT। H बराबर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन में R और इंटू टी, और H बराबर क्या होता है I स्क्वायर RT। ठीक है, अब देखो P का बनाएंगे, ओनली फॉर आपको क्या हटाना है, T हटाना है, बाकी सेम रहेगा। P बराबर हो जाएगा VI, और यहाँ पे P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर R, और यहाँ पे P बराबर हो जाएगा आपका I स्क्वायर R। बस
कुछ नहीं करना। अब इसमें देख लो कौन सा है आपका, अब इसमें सही सही बताना है, सही कौन सा है, तो ये हो जाएगा VIT, जो कि अपन ने पहला बनाया है VIT। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 85 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है भी एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए पर्दे पर दूरस्थ बिंदु का, दूरस्थ यानी दूरतम अंतिम पे रखा गया है, दूरस्थ का मतलब ये होता है भी दूरस्थ यानी अंतिम पे वस्तु को रखा गया स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के अंदर एक कंडीशन होती है, कौन सी होती है, उत्तल लेंस के अंदर कोई भी वस्तु दूरस्थ यानी अंतिम बिंदु पे रखी होती है तो उसका जो फोकस बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, तो उसका फोकस है वो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस के ऊपर बनेगा। तो यहाँ पे फोकस की जगह इसने क्या रख दिया, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दा रख दिया और पर्दे के ऊपर है वो एकदम स्पष्ट प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, उसका फोकस कहाँ पे है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यही बात है भी। यानी फोकस दूरी आपकी कितनी आ गई, यहाँ पे 20 आ गई। ये आपको देखना पड़ेगा, इस प्रकार से दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा खर्च कर लोगे, इतने में आप पास हो जाओगे इसमें। आगे देखो भी, यानी फोकस के ऊपर आपको पता है भी जो उत्तल लेंस होता है उसमें जब वस्तु को अंतिम बिंदु पे रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस के ऊपर बनता है। अब फोकस के ऊपर न बन के यहाँ पे पर्दा रख दिया फोकस के पास ये, या फिर फोकस के ऊपर है वो पर्दा रख दिया, अब प्रतिबिंब पर्दे के ऊपर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पर्दा कहाँ पे है, फोकस के ऊपर है। तो यहाँ पे फोकस दूरी कितनी आ गई, 20 आ गई। अब फोकस दूरी 20 आ गई तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप शक्ति का फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, या फिर क्षमता बोल दो, भी शक्ति बोल दो, एक ही बात है। क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, क्षमता बराबर हो जाएगा आपका 100/F। अब आप बोलोगे सर 100 कैसे आया, सेंटीमीटर में दे रखा है तो ऊपर 100 लग जाएगा। और अगर आपको क्षमता है वो मीटर, यानी जो आपकी फोकस दूरी है वो मीटर के अंदर दे रखी है तो 1/F आ जाएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 और अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, फोकस दूरी 20 है, बी एकम बी 5 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 डायप्टर। अब आप बोलोगे सर माइनस या पॉजिटिव, माइनस या पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा जी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा और हमेशा पॉजिटिव में होती है, याद रखना। उत्तल लेंस की हमेशा और हमेशा क्षमता है वो पॉजिटिव में होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो भी हमेशा और हमेशा पॉजिटिव में ही ली जाती है, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की। आगे देखो भी नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक समांतर चतुर्भुज के आधार और संगत ऊंचाई 10 और 6 दे रखी है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितनी दे रखी है 10 इंटू 6, तो 60 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा डायरेक्ट पड़ा है यहाँ पे। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, कितने प्रतिशत कर्मचारियों के पास से हैचबैक और शोडान दोनों है, हैचबैक और शोडान दोनों है। तो यहाँ पे देखो भी हैचबैक और शोडान, हैचबैक तो ये रहा और शोडान ये रहा। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास में, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास में हैचबैक और शोडान है। तो इसके अंदर देख लो भी हैचबैक और शोडान, एक तो 10 आ गया आपका। टोटल भी तो आपको काउंट करना पड़ेगा, इसमें टोटल दे रखा है क्या, कर्मचारियों की संख्या 300 दे रखी है, भी 300 है वो आपको दे रखी है, टोटल 300 दे रखी है। ये देखो यहाँ पे टोटल है वो आपको 300 दे रखी है। और इसमें आपको हैचबैक और शोडान की ज्ञात करनी है, दोनों हैचबैक और शोडान के अंदर है वो एक तो 10 आ गया आपका, और एक आपका आ रहा है 11, एक आपका कितना आ रहा है 11 आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल है वो कितने हो रहे हैं, ये 22 हो रहे हैं, टोटल 22 हो रहे हैं। अब इन टोटल इन सभी का टोटल देखो भी कितना आ रहा है, इन सभी का टोटल है वो आपके पास में कितना आ रहा है, या फिर आप ऐसे कर दो 22 है वो 300 का कितना प्रतिशत है, 22 है वो 300 का कितना प्रतिशत है, तो ये ज्ञात करोगे तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो 22/7 आ जाएगा भी। तो 22/7 का मतलब 22/3, 22/3 का मतलब क्या आ जाएगा 7.721 बच गया 1 और 10, 7.3 आ जाएगा। 7.3 कहने का मतलब क्या है, 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। निकटतम आ जाएगा भी, निकटतम मान है वो आपका आ जाएगा अभी, ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। निकटतम मान है वो आपका यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7% आ जाएगा। ये पूछा भी कितने प्रतिशत कर्मचारियों के पास में हैचबैक, एक तो ये हैचबैक वाला ये है और एक शोडान है, ये रहा शोडान, ठीक है। तो यहाँ पे 10 और 11 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास में हैचबैक और शोडान है। तो हैचबैक और शोडान 10 और 11 है, तो टोटल कितने हो गए 10 और 11, टोटल 10 और 11 है वो आपके गलत कर दिया ना, यहाँ पे देखो भी 7 ही आएगा, लगभग क्या आएगा ये 21 होता है भी, 21/300 करो, टोटल 300 है, 300 में से 21 के पास में हैचबैक और शोडान है, तो यहाँ पे
20 से 20 7 3 एकम 3 3 7 21, तो यहाँ पे 7% आ जाएगा, 7%। मैं 22 करके बैठा था अभी, ठीक है, आई एम सो सॉरी। आगे देखो भी नेक्स्ट, 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 2 एम्पियर की धारा अपरिवर्तित धारा का प्रवाह होने पर चालक का विभवांतर निम्नलिखित में से क्या होगा। अपरिवर्तित का मतलब होता है परिवर्तित नहीं होना, यानी 2 एम्पियर ही बह रही है, उसमें कोई परिवर्तित नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे विभवांतर ओम का नियम लगा दो, V बराबर क्या होता है आई आर, V आपको ज्ञात करना है, और I आपके पास में 2 एम्पियर है और प्रतिरोध आपके पास में 100 है, तो 2 और 100 200 वोल्ट, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 89 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला है भी 2016 और 2020 के दौरान बेचे गए उत्पाद सी की अनुमानित औसत संख्या लगभग कितनी है लाख में, आपको बतानी है। तो 2016 में तो ये है, और 2020 वर्ष 2016 से 2020 के दौरान बेचे गए उत्पाद सी की अनुमानित औसत कितनी है। तो इनको पहले तो इनको जोड़ना पड़ेगा अभी आपको, इनको जोड़ो, तो ये 6 और 5 11 1, उसके बाद में 7 और 1 8 और 1 9 9 और 1 10 10 और 9 19 यानी 1, और उसके बाद में 4 3 7 7 और 3 10 10 और 4 14 और 2 16 16 और 1 17 यानी 1791। टोटल कितनी आ रही है, 1791 आ रही है, टोटल है वो 1791 आ रही है। 1 2 3 4 5, तो इसका औसत निकालना है तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करोगे तो ये सही आ रहा है क्या, लगभग में क्या ज्ञात हो जाएगा, अभी लगभग में आ जाएगा ये 5 या 15, और उसके बाद में बच गया 2 29, 5 5 25, बच गया 4 5 8 40, तो यहाँ पे 358 के लगभग आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी 358, यानी 3 नंबर ऑप्शन अब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी 2016 से 2020 तक बताना था और उसका औसत ज्ञात करना था आपको, ठीक है। तो औसत में कुल राशियों की संख्या, कुल राशियों का योग अपॉन में क्या हो जाएगा, राशियों की संख्या। आगे देखो भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास में 90 नंबर आ रहा है, अभी ये आ रहा है। पहले आपको क्या करना है, इस ऑफ का कल्याण करना है, इस ऑफ का कल्याण करना है। उससे पहले आप क्या करोगे, इस अंदर वाले को सोल्व कर लो, इस अंदर वाले को सोल्व कर लो। तो यहाँ पे 23 का गुणा है वो 4 के साथ में करोगे, तो ये 23 ये 4 ये 12, 23 चौके 92 होते हैं, भी 23 चौके 92 होते हैं, और 92 में से आप 33 माइनस करोगे तो माइनस का आपके पास में कितना बचेगा, अभी माइनस का आपके पास में 12 में से 3 जाएगा तो 9, और 9 8 के अंदर 3 जाएगा तो 5 59 बचेगा माइनस का, और यहाँ से ये आ जाएगा 7 प्लस में 7, और यहाँ पे ये ब्रैकेट है, और माइनस में यहाँ पे 25 है, और ये आ जाएगा ऑफ, और ये आपके पास में आ जाएगा माइनस का 59, माइनस का 59 है, और उसके बाद में यहाँ पे ऑफ यानी गुणा का निशान होगा फिर ऑफ का, ठीक है। अब देखो, अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करोगे तो ये 7 से गुणा करवा दो, 7 निम 63, 6 और 7 5 35, 35 और 6 41 होते हैं, 413, ये माइनस का है। अब 7 ये क्या है, प्लस का है, तो यहाँ से ये कितना बचेगा अभी, 413 के अंदर 7 जाएगा तो ये आपके पास में 406 बचेगा, 406 बचेगा। अब ये भी माइनस का है और बाहर भी माइनस का है, बाहर भी माइनस का है, तो अंदर गुणा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा अभी, ठीक है। और 406 के अंदर 25 ऐड कर दो तो 431 आ जाएगा, 431 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी, क्योंकि बाहर ये देखो माइनस का है, और माइनस का अंदर से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये आपका प्लस पॉजिटिव बन जाएगा 413, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 91 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें बोला है भी अप्रत्यक्ष करों या फिर सब्सिडी के अभाव में अंतिम माल उत्पाद का कुल मूल्य उत्पाद के विभिन्न कारकों जैसे मजदूरों को पारिश्रमिक, पूंजी का ब्याज, पूंजी पर ब्याज, भूमि का किराया आदि के बीच विस्तारित किया जाता है। जो कुछ भी बचा है वह उद्यम द्वारा विनियोजित किया जाता है, जैसे उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लाभ, इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता बोलते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। और ये किसके लिए होती है अभी, ये लाभ के लिए होती है। जैसे यहाँ पे देखो अभी इसमें बोला जैसे मजदूरी करते हैं तो उसको उसे क्या बोला जाता है, पारिश्रमिक दी जाती है, पूंजी पर ब्याज मिलता है और भूमि पर किराया मिलता है, ठीक है। यानी मजदूरी करोगे तो श्रम मिलेगा, श्रमिक पारिश्रमिक मिलेगी, मजदूरी मिलेगी एक प्रकार से, पूंजी दोगे तो उसका ब्याज मिलेगा आपको, और भूमि दोगे तो उसका किराया मिलेगा आपको। और उद्यमिता के लिए कोई भी आप उद्यमिता है, या फिर अपन में बोल सकता हूँ इंग्लिश में इसे इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं भी, ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको क्या है, इंटरप्रेन्योरशिप कोई भी उद्योग लगाते हैं वो इंटरप्रेन्योरशिप उसका क्या होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।
आगे देखो भी 92 नंबर क्वेश्चन है, संगमरमर जिसे मार्बल बोलते हैं का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या होता है, इसे बोलते हैं भूजा हुआ चूना, भूजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। और ये होता है CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट। और एक होता है बिना बुझा हुआ चूना CaO, ये बिना बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बिना बुझा हुआ चूना है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका बुझा हुआ चूना हो जाता है। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है करंट अफेयर का। आगे चलता हूं नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन देखो। अभी 94 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इसके अंदर 94 नंबर क्वेश्चन में आपको देखिएगा क्या दिया है। 94 नंबर क्वेश्चन में x से w यानी -1 किया, फिर w से -1 किया, फिर v से -1 किया u, और फिर -1 किया तो t आ जाएगा। ठीक है, -1 करा है अभी, 4 से 8 हो रहा है, 8 से 12 हो रहा है, 12 से 16 हो रहा है, 16 से 20 हो जाएगा, यानी 4 बढ़ा रहा है अभी। k से k 11 पे आता है, और 11 और 5 16, और 16 और 5 21, और 21 और 5 26, और 26 और 5 e आ जाएगा। भी 5 बढ़ा रहा है अब की बार। टी के अंदर देखो भी टी 20 पे आता है, 20 में 5 घटा दिया 15, 15 में 5 घटाएगा तो 5 10, और 10 में 5 घटाएगा तो 5, और 5 में से 5 घटा देगा तो Z आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। पहले वाले अक्षर के अंदर 1-1 बढ़ा रहा है, फिर संख्या के अंदर 4-4 बढ़ा रहा है, फिर तीसरे के अंदर है वो क्या है, तीसरे के अंदर है वो कितना 5-5 से जोड़ रहा है अभी, 5-5 जोड़ रहा है, और उसके बाद में 5-5 घटा रहा है अभी। आगे देखो अभी नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 5 व्यक्ति एक वर्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं इस प्रकार से। तो ये लो 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे रोबिन, सुधाकर और रुद्र दोनों के ठीक बगल में बैठा है। तो यहाँ पे इसमें आ जाएगा आपका, अब इसमें सुधाकर रुद्र है वो सुधाकर के दाईं ओर, यानी यहाँ पे देखो भी रोबिन, यहाँ पे देखो रोबिन, सुधाकर और रुद्र। रोबिन है वो सुधाकर, और एस से सुधाकर, और आपका एक आ जाएगा RU से रुद्र आ जाएगा, और इनके बीच में कौन बैठा है, RO रोबिन बैठा है भी। ठीक है, दोनों के ठीक बगल में बैठा है। राजेश है वो रोबिन के बाईं ओर, रोबिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो ये रोबिन है, वो रोबिन के बाईं ओर पहला, और दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, राजेश आ जाएगा भाई, RAJ राजेश आ जाएगा। और यहाँ पे दूसरे स्थान पे बैठा है रुद्र, सुधाकर के, रुद्र है वो सुधाकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। तो रुद्र है वो सुधाकर, सुधाकर ये रहा, और सुधाकर के दाईं ओर है वो यहाँ पे रुद्र बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। रमेश, राजेश, और रमेश है ना वो राजेश और रुद्र के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे रमेश बैठा है भी। अब इसमें देखो भी रमेश और रोबिन दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो रमेश ये रहा रमेश, और रोबिन ये रहा, उनके बीच में रुद्र बैठा है। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने करंट अफेयर का है। आगे चलता हूं 97 नंबर क्वेश्चन देखो भी, संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में सही कथन का चयन करो। संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में सही कथन का आप चयन करोगे तो समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान है वो समान होता है भी, दोनों ओर का द्रव्यमान, यानी जैसे A + B ये कोई अभिकर्मक है, इनकी अभिक्रिया करवाई है और AB बन गया। तो कहने का मतलब ये प्रोडक्ट बना है और ये आपका अभिकर्मक है। तो जो तीर का निशान है ना, इसके दाएं और बाएं दोनों ओर उनका जो द्रव्यमान है वो समान होता है। ठीक है, ये होता है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 98 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला भी वर्तमान में अमित और सुमित की आयु का अनुपात है वो 4:3 दे रखा है। 6 वर्ष बाद अमित की आयु 50 वर्ष हो जाएगी, 6 वर्ष के बाद में हो जाएगी 50 वर्ष। तो यहाँ पे 6 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी ये बता दो मेरे को। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अमित की आयु है, ये तो अमित की है और ये आपकी सुमित की है। तो यहाँ पे 6 वर्ष बाद 50 वर्ष की हो जाएगी। तो 6 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी, तो 6 माइनस कर दो भी, तो 44 वर्ष थी। तो यहाँ पे वर्तमान में उसकी आयु कितनी है, 44 वर्ष है, और वर्तमान में उसकी आयु का रेशियो आपको दे रखा है 4। तो यहाँ पे 4 को 44, तो कहने का मतलब क्या 11 से गुणा कर रहा है, तो 11 से गुणा इसको करवा दो, तो वर्तमान में इसकी आयु 33 वर्ष आ जाएगी भी। तो यहाँ पे यही पूछा है भी वर्तमान में आयु कितनी है इसकी, तो 33 वर्ष है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब ये 1225 है वो किसका स्क्वायर होता है भी, 1225 है वो 35 का होता है, और प्लस में यहाँ पे 6.25, तो ये किसका होता है भी, ये 2 यानी 25 का होता है, और 2.5 लिख देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है।
और प्लस में ये आ जाएगा 3.5 और माइनस में है 8। ठीक है, बाहर निकालिए, अभी 1225 है, 3.5 लिखूंगा इसको, और 6.25 है, इसको मैं क्या लिखूंगा, तो इसको लिखूंगा 2.5। आप देखो भी इसको जोड़ो, 35 और 2 37, 37 और 3 37 और 3 आप बोलोगे 38, 37 और 3 कितने हो जाए, 37 और 3 हो जाते हैं 40, और 40 और 1 41, तो ये 41 बनेगा भी, यानी इनको जोड़ोगे तो 35 और 2 कितने होते हैं, 35 और 2 37, 37 और 3 38, 37 और 3 40, और 40 5 और 5 10, तो ये हो जाएगा 41। 41 में से 8 जाएगा तो ये आपके पास में बचेगा 33, कितना बचेगा 33, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 100 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बोला भी एक आदमी ने 3,30,000 की एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत के लिए 40,000 रुपए खर्च कर दिए। तो कहने का मतलब उसका क्रय मूल्य कितना हो गया भी, खरीदी उसने 3,30,000 में थी, ठीक है, पुरानी कार खरीदी थी और 40,000 में उस पर खर्च कर दिया, तो टोटल उसका क्रय मूल्य कितना आ गया 3,70,000, 3,70,000 हो गया। यदि वह इस कार पर 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो कार का किस मूल्य पे बेचेगा। तो 15% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 15/100, और 15/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/20 लिख सकता हूँ। तो 20 मेरे पास में क्या है, क्रय मूल्य, हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। 3 यहाँ पे लाभ हो रहा है तो लाभ को दर्शाएगा, यानी 20 रुपए क्रय मूल्य, 3 रुपए का लाभ हो गया तो 23 में बेचेगा। अब हमारे अनुसार तो उसका क्रय मूल्य 20 रुपए है, लेकिन पर्सन में दे रखा है 3,70,000 रुपए, तो एक की वैल्यू निकाल लो, तो 3,70,000 के अंदर 20 का भाग दे दो, और ज्ञात क्या करना है, 23 का ज्ञात करना है, तो 23 से गुणा कर दो भी, तो 0 से 0 कैंसिल करो, 2 एकम 2 और बच गया 1 17, 2 8 16 बच गया, 1 2 5 10, तो 00। अब इसको 23 से गुणा कर दो, 18,500 को आप गुणा करो 23 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,25,500, 4,25,500 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने फिर एक पेपर और कंप्लीट कर लिया है। कैसी लगी क्लास, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी, और अच्छी लगी है तो फिर कहने की बात है ही नहीं भी, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, ये तो फिर कहना ही नहीं है भी। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आपके लिए ही मेहनत हो रही है, तो ये तो इतना तो बनता ही है भी आपके हक में। लाइक कीजिएगा वीडियो को, हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और शेयर कीजिएगा, अन्य दोस्तों को भी पता लगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।